हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। बायोस्कोर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो अब हम नीट रिवीजन सीरीज के अंतर्गत क्लास 12 का जो चैप्टर है यूनिट नंबर 10 के अंदर जो इकोसिस्टम से संबंधित है, इकोलॉजी से रिलेटेड हमारा है, उसके अंतिम चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 16 एनवायरमेंटल इशू पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए इस अंतिम चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कि एनसीईआरटी हमारी क्या कह रही है एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं नेट रिवीजन सीरीज के बारे में हमारा। तो नेट रिवीजन सीरीज में पहले हम बात करते हैं बेटा हमारे पॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। हमारा पॉल्यूशन क्या चीज़ है, हमारा सीधी सी बात है। तो कोई भी पदार्थ या कोई भी रिएक्शन जो हो रही है, जो हमारे ह्यूमंस को और हमारे नेचर को क्या कर रही है, हमारी डिस्टर्ब कर रही है, हमारे उसे प्रदूषित कर रही है, पॉल्यूटेट कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, हमारा प्रदूषक कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं, हमारे बात करते हैं हमारा। सो ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं हमारा। एग्जैक्टली जो ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन द नेचर, तो जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके कारण हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे क्या होता है, एक प्रेशर जनरेट हो रहा है हमारा, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन ऑफ एयर हमें देखने को मिल रहा है, पॉल्यूशन ऑफ वाटर हमें देखने को मिल रहा है, पॉल्यूशन ऑफ सॉइल हमें देखने को मिल रहा है हमारा। तो इनके अंदर किसी भी प्रकार के मतलब ऐसी क्रिया, ऐसे रिएक्शंस, ऐसे कोई पॉल्यूटेंट हो या ऐसे कोई पदार्थ हो जो इनमें मिलके हमारी जो प्यूरिटी ऑफ एयर को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हो, वाटर की प्यूरिटी को कम कर रहे हो, सॉइल के अंदर एडल्ट्रेशन मिलने से सॉइल की फर्टिलिटी या अदर स्ट्रक्चर्स चेंज हो रही है, तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, पॉल्यूटेंट कहलाते हैं, पॉल्यूटेंट कहलाते हैं हमारे। सो पॉल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंजेस। सो पॉल्यूशन क्या हुआ है, कोई भी ऐसा अनडिजायरेबल चेंज हो जो कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड और वाटर या सॉइल को चेंज करता हो, उसे क्या करेंगे, पॉल्यूशन कहते हैं हमारा। सो एजेंट दैट ब्रिंग अबाउट सच अनडिजायरेबल चेंजेस, जो ऐसे एजेंट होते हैं इन चेंजेस को लाते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस को लाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं हमारा। यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। सो पॉल्यूटेंट की बात करें तो प्रदूषक की बात करें, कई प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पर पहले पुरानी एनसीईआरटी में सब बातें लिखा हुआ करती थी, जैसे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होते थे। ये ऐसे सब्सटेंस होते थे जिनका क्या होता था, हमारा अब डिकम्पोजिशन नहीं होता था या बहुत ही कम अवस्था में होता था, नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं ऐसे। जैसे कि एल्यूमिनियम्स की बात करें, एल्यूमिनियम्स के पॉट के बारे में बात करें हमारे, है ना, पारे यानी मरकरी के डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में बात करें, आयरन के बारे में बात करें, फिनोइल के बारे में बात करें, ग्लास के बारे में बात करें, बेंजीन के बारे में बात करें, बीएससी के बारे में बात करें, पेस्टिसाइड या डीडीटी के बारे में बात करें, जिनका बायोडिग्रेडेशन नहीं होता था या बहुत कम होता था। तो ये ऐसे पॉल्यूटेंट हमारे क्या थे, नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते थे। दूसरी बात करें हमारे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट की बात करते हैं हमारा, जैसे कि हमारा डोमेस्टिक वेस्ट, जो वेस्ट सीवेज होता है उसके बारे में बात करें, हमारे पेपर्स के बारे में बात करें, हमारे कागज के बारे में बात करें, क्लॉथ के बारे में बात करें, लकड़ी के बारे में, वुड के बारे में बात करें, तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते थे जिनका क्या होता है, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके द्वारा क्या होता है, इनका बायोडिग्रेडेबल हमें देखने को मिलता है। पर जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठे हो जाते हैं तब इनका बायोडिग्रेडेबल कंडीशन क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारा। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहते थे हमारा। अब पॉल्यूशंस की बात करें तो पॉल्यूशंस में डिफरेंट टाइप्स हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट की बात करते हैं हमारे, ऐसे पॉल्यूटेंट जो केवल पॉल्यूटेड स्टेट में ही एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं हमारे, जैसे कि डीडीटी और कार्बन मोनोऑक्साइड है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। कुछ हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट भी होते थे, जो क्या होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट के द्वारा आपस में मतलब रिएक्शंस करने से जो पॉल्यूटेंट बनता था उनको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहलाते थे हमारे। तो इन ऐसे एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में दिया हुआ है, लंदन स्मोक के बारे में कहा गया है, जो कि अब नई एनसीईआरटी में सब बातें निकाल दी गई हैं, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे अब जो पॉल्यूटेंट होते हैं इनको कई तरीके से इनको कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। तो गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या कि हमारा सख्ती इन पर अप्लाई करी, तब जाके पॉल्यूशन हमारा कंट्रोल में आने लगा। तो इसके लिए एक पॉलिसी, एक एक्ट लाया गया जिसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, जो कि 1986 को लाया गया था, टू कंट्रोल द एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस एंड टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट, यानी एयर, वाटर और सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक एक्ट लाया गया, एक कानून लगाया गया, जिसे क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल एक्ट कहते हैं, जो कि 1986 को आया था। यहाँ पे बात की थी हमारे।
अब बात करते हैं एक एक पोल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एयर पोल्यूशन एंड इस कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। एयर पोल्यूटेंट कॉजेज इंजरी टू द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, हमारे नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। दे रिड्यूस द ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ द क्रॉप एंड कॉजेज प्रीमेच्योर डेथ ऑफ द प्लांट। एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होगा, हमारा जो हमारी ग्रोथ है प्लांट की और उसके द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या कम हो जाएगा। साथ साथ क्या होता है, प्री मैच्योर डेथ हो जाती है, प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी भी गिरेगी। सो एयर पोल्यूटेंट आल्सो डिटोरियसली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल, क्योंकि हम रेस्पायर करते हैं, एयर को लेते हैं और इम्प्योर एयर होगी तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को भी या अदर एनिमल्स जो भी रेस्पायर कर रहे हैं उनको भी अफेक्टेड करेगा। हार्मफुल इफेक्ट की बात करें तो डिपेंड करता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द पोल्यूटेंट, कितना उसमें पॉल्यूशन मिला हुआ है, हमें पोल्यूटेंट मिले हुए, हमारे ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, आप कितने समय तक उसमें एक्सपोज हो रहे हो आप देखने को मिलते हैं, और द ऑर्गेनिज्म किस प्रकार है, उसकी वो उस एनवायरनमेंट में क्या रिएक्शन है, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप पे वो नुकसान कितना होगा। ऐसे की बात करें स्मोक स्ट्रैक्स ऑफ द थर्मल पावर प्लांट्स की बात करें, जो चिमनियाँ होती हैं थर्मल पावर प्लांट की, है ना, स्मेल्टर्स होते हैं और अदर इंडस्ट्रीज होती हैं जो बात करते हैं हमारा जो धुआं छोड़ती है हमारी, रिलीज द पार्टिकुलेट्स एंड गैसियस एयर पोल्यूटेंट टुगेदर। क्या होता है, जो एयर पोल्यूशन की बात करें हमारे तो एयर पोल्यूटेंट हमारे यहाँ ना दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है गैसियस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है और दूसरा हमारे पार्टिकुलेट्स के रूप में देखने को मिलता है, यानी कि ग्रेन्यूल्स के रूप में देखने को मिलता है। तो जो ये चिमनियाँ होती हैं हमारी बड़े बड़े प्लांट्स की, अदर इंडस्ट्रीज की, थर्मल पावर स्टेशन की, उनसे क्या होते हैं गैसेस एयर पोल्यूटेंट के साथ साथ क्या होते हैं पार्टिकुलेट्स भी हमें वहां पे देखने को मिलते हैं, जो हार्मफुल गैसेस होती है जिसके अंदर नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगा, ये सब हमारा प्रेजेंस होता है हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है। दीज पोल्यूटेंट मस्ट बी सेपरेटेड। अब इनको हमें क्या होता है, हमें सेपरेट करने की जरूरत होती है। तो दीज पोल्यूटेंट मस्ट बी सेपरेटेड, फिल्ट्रेट आउट बिफोर द रिलीजिंग द हार्मलेस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। इनको रिलीज करने से पहले इनको हिदायत दी होती है कि क्या होती है कि आप इनको एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए इन पार्टिकल्स को क्या करें, साफ करें, फिल्टर करें। तो यहाँ पे इसके लिए कई तरीके के हिदायत दी हुई है, कई तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज कर सकते हैं हमारा। देयर आर सेवरल वे टू रिमूव द पार्टिकुलेट मैटर्स। जो पार्टिकुलेट मैटर है ना, उनको निकालने के लिए कई तरीके के मेथड्स का हम यूज करते हैं हमारा। ये इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं हमारे प्रेसिपिटेटर्स होते हैं और दूसरे होते हैं हमारे स्क्रैपर्स का हम इसको यूज करते हैं हमारा। द मोस्ट वाइडली यूज ऑफ विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हमें देखने को मिले, विच कैन रिमूव 99% ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर इन द एग्जस्ट फॉर्म ऑफ थर्मल पावर प्लांट। जो थर्मल पावर प्लांट से गैसेस निकलते हैं उसमें से 99% तक हमारे क्या करते हैं जो पार्टिकुलेट्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स के द्वारा। दूसरा जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं वो होते हैं स्क्रैपर्स की हम बात करते हैं। स्क्रैपर कैन रिमूव द गैस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 जैसी गैस को निकालने के लिए हमें क्या होता है स्क्रैपर्स का हम यूज करते हैं। रिसेंटली वी हैव रियलाइज द डेंजर ऑफ पार्टिकुलेट्स मैटर दैट आर वेरी वेरी स्मॉल एंड आर नॉट रिमूव्ड बाय दिस प्रेसिपिटेटर। सो हमने क्या होता है हमने रियलाइज किया है, यहाँ पे बात करते हैं पार्टिकुलेट वेरी वेरी जो स्मॉल पार्टिकल्स हमें 2.5 माइक्रोमीटर से कम होते हैं हमारे, जो कि इन प्रेसिपिटेटर्स से भी नहीं रिलीज होते हैं, तो वो हमें क्या कर रहे हैं अल्टीमेटली नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्क्रैपर्स की बात करें, स्क्रैपर्स भी आपके दो प्रकार के देखेंगे, एक ड्राई स्क्रैपर्स होता है, दूसरा होता है वेट स्क्रैपर्स देखने को मिलते हैं। किस तरह से होते हैं उनके डायग्राम के बारे में यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं आपको, जो एनसीईआरटी ने यहाँ पे डायग्राम दिया आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको देखना स्क्रैपर्स आपको देखने को मिल रहा है। आपके स्क्रैपर्स आपके ड्राई होंगे आपके या वेट टाइप के में देखने में दो तरीके के स्क्रैपर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे स्क्रैपर्स में क्या होता है डर्टी एयर्स को पास किया जाता है यहाँ पे। फिर ये एयर क्या होती है, हवा गर्म होगी यहाँ पे तो ऊपर की तरफ उठेगी हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है ऊपर की तरफ वाटर या लाइम वाटर या चूने के पानी का क्या जाता है स्प्रे किया जाता है हमारा। स्प्रे किया जाता है पानी के वाटर जो होते हैं जो पार्टिकुलेट्स होते हैं उनको अपने साथ बिठा के नीचे की तरफ बैठा के ले आएंगे, यहाँ पे पार्टिकुलर मैटर्स नीचे चले जाते हैं। स्क्रैपर टेक्नोलॉजी में किया जाता है इस प्रकार से। स्पेशली किसके लिए किया जाता है, यहाँ पे दो चीज क्वेश्चन पूछी जाती है, एक तो SO2 के लिए किया जाता है, दूसरा यहाँ पे किसका छिड़काव किया जाता है, तो यहाँ पे वाटर और लाइम वाटर का यहाँ पे छिड़काव करते हैं। दूसरा जो होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज किया जाता है। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या होता है डर्टी एयर्स को पास किया जाता है। ये डर्टी एयर्स जो होते हैं यहाँ पे क्या होती है कुछ रोड्स लगी होती है हमारी, जो नेगेटिवली चार्ज वायर्स हमें प्रेजेंट्स होते हैं हमारे। जब ये नेगेटिवली चार्ज वायर जब डर्टी एयर्स यहाँ पर निकलते हैं, जो प्रेसिपिटेटर्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज डेवलप हो जाता है हमारा। नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है इनके चारों तरफ क्या होता है एक नेगेटिव आयंस का जमावड़ा हमें देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है हमें डिस्चार्ज कोरोना कहते हैं हमारा। क्या कहते हैं उसको डिस्चार्ज कोरोना कहते हैं। यहाँ पे डिस्चार्ज
कोरोना जब आगे जब धीरे धीरे उसको पास किया जाता है, तो कलेक्शन प्लेट्स होती हैं जो ग्राउंडेड होती है, उसके अंदर ये क्या होती है, धीरे धीरे प्रेसिपिटेट हो जाती है, नीचे की तरफ बैठ जाती है और क्लीन एयर जो होती है हमारी बाहर की तरफ निकल जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिस्चार्ज कोरोना एक पूछा जाता है आपसे, इसके बारे में आपको याद रखिएगा यहाँ पे। तो इस तरह से इसको एयर को यहाँ पे क्लियर किया जाता है यहाँ पे। आगे हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो CPCB की हम जो बात कर रहे हैं हमारा, इनके अनुसार क्या कहते हैं ये लोग हमें कि पार्टिकुलेट साइज जैसे कि 2.5 माइक्रोमीटर और द लेस देन इन डायमीटर से जो इससे कम है आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग द ग्रेट हार्म टू द ह्यूमन हेल्थ, कि 2.5 माइक्रोन मीटर से जो छोटा जो पार्टिकुलेट मैटर होगा वो हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। दीज फाइन पार्टिकुलेट्स कैन बी इनहेल्ड डीप इनटू द लंग्स, हम सांस के द्वारा क्या होता है हमारे अंदर गहरे लंग्स तक चले जाते हैं हमारे, एंड कोजेस द क्यों जैसे क्या होता है ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जैसे कि इरिटेशंस डेवलप होगा, इन्फ्लामेशन डेवलप होगी, डैमेज टू द लंग्स होगा और प्री मैच्योर डेथ तक भी छोटे बच्चों में हमें देखने को मिल सकती है, यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये सब चीजें कारण है हमारे डेथ को, और इस प्रकार से पॉल्यूशन हमें क्या करता है, हमारा नुकसान पहुंचाने का काम करता है यहाँ पे। ऑटोमोबाइल की बात करते हैं तो वो भी एक मेजर कोजेज है जो एटमॉस्फेरिक यानी कि एयर पॉल्यूशन करने का काम होता है, एटलीस्ट इन द मेट्रो सिटीज के अंदर जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल अलोंग विथ यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल और डीजल कैन रिड्यूस द पॉल्यूटेंट बाय दे एमिट। यहाँ पे हम कहते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं और उनका क्या होता है, अगर नियमित अगर उनका क्या हुआ रख रखाव नहीं किया जाता है तो वो पॉल्यूशंस करेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको लेड फ्री पेट्रोल या डीजल का यूज करना है आपको, ताकि आपको यह हम ग्रीन पेट्रोल भी हम बोलते हैं या डीजल कहते हैं, इसका यूज करना है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट में जो गाड़ियों के एग्जॉस्ट हमें जो निकलता है उससे कम आपके पॉल्यूटेंट आपको वहाँ पे निकले, यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे देखने को। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसके लिए कंपनियों ने क्या किया, कैटेलिक कन्वर्टर का यूज किया। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, कैटेलिक कन्वर्टर्स लगवाए गए यहाँ पे, जो कि क्या होते हैं, हैविंग एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, पैलेडियम, प्लेटिनियम और रोडियम जैसे एलिमेंट्स का हम यूज करते हैं, जो क्या होता है कैटेलिस्ट का यूज करते हैं, आर फिटेड इनटू द ऑटोमोबाइल के अंदर का यूज किया जाता है इनका कैटेलिक कन्वर्टर्स का, जो कि रिड्यूसिंग इमिशंस को हमारा कम करने का काम करते हैं। ऑफ द पॉइजनस गैसेज जो निकलती हैं उनको क्या करती हैं, पॉइजनस गैसेज को कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर के अंदर क्या होता है, चेंज करने का काम कर देते हैं। एज द एग्जॉस्ट पासेस थ्रू द कैटेलिक कन्वर्टर से जैसे पास होती हैं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं आर कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में चेंज हो जाएंगे, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड आर चेंज इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैसेस में चेंज। तो जो हाइड्रोकार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो गए हमारे, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड है वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में चेंज, जो कि होता है लेस पॉल्यूटेंट कंडीशन हमें देखने को मिलती है। सो मोटर व्हीकल इक्विपाइड विद कैटेलिक कन्वर्टर शुड यूज अनलीड पेट्रोल। यहाँ पे सबसे बड़ी बात की है कि जो जिनमें कैटेलिक कन्वर्टर लगा हुआ है उनको क्या करना है, अनलीड पेट्रोल यानी ग्रीन पेट्रोल का ही यूज करना है, नहीं तो ये लोग क्या करें, ये जो दूसरा अगर आप लेडेड पेट्रोल का यूज किया तो ये कैटेलिक कन्वर्टर्स होते हैं जो उसके कैटेलिस्ट है हमारे क्या है, जो प्लेटिनियम, पैलेडियम और रोडियम, इनको क्या करते हैं हमारा, इनको नुकसान पहुंचा देंगे, इनको फेल कर देते हैं, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कैटेलिक कन्वर्टर वाली गाड़ियों को क्या होता है, केवल ग्रीन पेट्रोल या डीजल का यूज करना ही होता है यहाँ पे। तो ये तो हमारा केस के अंदर। इन इंडिया के अंदर बात करते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए भी क्या हुआ, एक लॉ लाया गया हमारा इन इंडिया, द एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशंस एक्ट कम इन द फोर्स इन 1981 में आया गया था, बट इस वॉज अमेंडेड, जो लागू किया गया वो 1987 में लागू किया गया हमारा। इंक्लूड यहाँ पे इसको क्या किया, इस एयर पोल्यूशन के साथ साथ क्या होगा, नॉइस को भी जोड़ दिया गया, क्योंकि नॉइस में क्या होता है, एक बहुत बड़ा एयर पोल्यूटेंट के रूप में काम करता है। तो नॉइस इज एन एयर पोल्यूटेंट यहाँ पे माना गया है, नॉइस को भी मान के कि जो आवश्यकता से अधिक हर्ट्ज के जो ध्वनि होगी, जो आवाज़ होगी, वो क्या होती है, कि नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करता है हमारा। सो नॉइस पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। सो नॉइस इज क्या हुआ, अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड हमें देखने को मिलता है यहाँ पे।
तो नॉइज क्या है, हाई लेवल ऑफ साउंड क्या आएगा, एक प्रकार का नॉइज पोल्यूशन कहलाता है। अगर हम साउंड की बात करें, हमारा जो साउंड को होता है, साउंड को हम क्या होते हैं डेसिबल में नापते हैं, हमारा देखने को मिलता है, और एक बेल यानी कि 10 डेसिबल के बराबर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हम बात करें कि 150 डेसिबल और मोर जनरेटेड बाय द टेक ऑफ एंड ऑफ द जेट प्लेन एंड द रॉकेट में डैमेज ईयर ड्रम्स थस परमानेंटली इंपेयरिंग द हियरिंग एबिलिटी। यानी कि हम बात करें यहाँ पे कि 150 डेसिबल या उससे ज़्यादा डेसिबल की बात करते हैं, हमारा यहाँ पे बात करते हैं हमारे, तो जो हमारे डेसिबल्स होते हैं, हमारे एरोप्लेन का जो डेसिबल है हमारा 150 से लेके 180 डेसिबल तक होते हैं, और ये इतना तेज होता है कि हमारे जो कान के पर्दे होते हैं ईयर ड्रम्स तक को नुकसान कर सकते हैं, और हमें हमेशा परमानेंटली सुनने की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है हमारा। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि जो 80 डेसिबल से ज़्यादा की जो साउंड होती है उसको उन्होंने क्या बोला, एक साउंड एक हमारा नॉइस पोल्यूशन के अंतर्गत लाएंगे। आप देखिए, आपको जो 30 से 40 डेसिबल का आप साउंड जो सुनते हैं वो आपको प्लीजेंट साउंड लगता है, आपको कर्णप्रिय साउंड लगता है, पर इससे ज़्यादा साउंड अगर चला जाएगा तो वो क्या होता है आपके लिए, एक नॉइस पोल्यूशन के रूप में काम करता है हमारा। इवन क्रोनिक एक्सपोजर टू द रिलेटिवली लोअर साउंड लेवल ऑफ द सिटीज में परमानेंटली डैमेज हियरिंग एबिलिटी टू ह्यूमन। अगर इससे कम साउंड की बात करते हैं हमारा, है ना, जो रोड साइड साउंड हमें देखने को मिलता है जो कि 90 से 100 डेसिबल तक चला जाता है, हमारा बात करते हैं इस लेवल की, वो भी जो सिटीज़ के अंदर साउंड्स का जो गाड़ियों के चलने का उनके हॉर्न का साउंड होता है हमारा, वो भी पर्सन्स को क्या कर सकता है, परमानेंटली हियरिंग प्रॉब्लम्स कर सकता है, हमारा देखने को मिलता है। नॉइस कैन आल्सो कोजेज, नॉइस की वजह से क्या होता है, आपको स्लीपलेसनेस होगी, नींद नहीं आएगी, इंक्रीज हार्ट बीट, पल्पिटेशन बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, अलर्ट ब्रीथिंग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, आपको जो अल्टर्ड आपका ब्रीथिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। थस कंसिडरिंग स्ट्रेसिंग ह्यूमन्स को मतलब क्या होगा, इरिटेशन, ज़्यादा साउंड होगा तो आपको क्या होगा, इरिटेशन होने लगेगा, स्ट्रेस डेवलप होने लगेगी, आपको देखने को मिलता है, आपको आपका मन नहीं लगेगा काम में। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, हाई साउंड के कारण ऐसा देखने को मिल सकता है हमें। देखिए, so reduction of the noise in our the industries can be affected by the use of sound absorbent material or by the muffling noise। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा साउंड क्या होता है, इंडस्ट्रीज के द्वारा जो बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे कुछ उन्होंने क्या होता है, साउंड एब्जॉर्बेंट टाइल्स का उन्होंने यूज किया, हमारा मटेरियल्स का या मफरिंग साउंड्स का हमारा यूज किया जाता है हमारा, ताकि उस साउंड्स को क्या हुआ, कम से कम कर सके हमारा, है ना। स्ट्रिंगनेंट फॉलोइंग द लॉज लेड डाउन इन रिलेशन टू नॉइज लाइक डिलिमिटेशंस ऑफ द हॉर्न फ्री एरिया। हम इस साउंड्स को हमारे क्या सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसे कि हमारे क्या हो गया, हॉर्न फ्री एरिया में जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं और स्कूल्स हैं, वहाँ पे हम हमारे हॉर्न्स का यूज ना करें। परमिसेबल साउंड लेवल ऑफ द क्रैकर्स एंड लाउड स्पीकर, हम हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो क्रैकर्स चलाते हैं हमारा या लाउड स्पीकर चलाते हैं उसको हम कम आवाज़ में चलाएं, ज़्यादा तेज़ ना चलाएं, है ना। या फिर टाइमिंग उनकी डिसाइड कर दें कि इतने बजे के बाद जनरली क्या होता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट कहती है हमारी कि 10 बजे के बाद आपको इस क्रैकर चलाना या लाउड स्पीकर तेज आवाज पर गाने चलाना अलाउ नहीं होता है आपको। सो नीड टू बी एनफोर्स करना है टू प्रोटेक्ट द आवर सेल्फ फॉर द नॉइस पोल्यूशन से करने के लिए ये सब करने की हमें बहुत ज़्यादा हमें करना ही पड़ेगा हम चीज़ों के लिए। यहाँ पे क्या होता है, रोड साइड जो साउंड को कम करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या हुआ, ग्रीन मफलर आपको जो जोन हमारा डेवलप किया गया, हमारा स्कीम लाएगी। इसके द्वारा क्या हुआ कि रोड के किनारे जो होते हैं ना हमारे, नीम और अशोक के पेड़ को क्या हो गया, उगाया गया, ताकि जो रोड साइड साउंड होती है उसको क्या हो, कम से कम किया जा सके, हमारा देखने को मिलता है। सो कंट्रोलिंग ऑफ द व्हीकल एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या किया जाए, हमारा जो एयर पोल्यूशन हो रहा है हमारा, सो दिल्ली लीड टू द कंट्री इन इज लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। तो यहाँ पे दिल्ली के केस के लिए बात की, इन 1990 दिल्ली रैंक्ड 4th अमंग द 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमारा की बात करें हमारा, तो दिल्ली की जो थी 4th रैंक थी हमारी, जो 41 मोस्ट पोल्यूटेड वर्ल्ड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के अंदर की बात करें, हमारे 4थी रैंक हमारी दिल्ली के अंदर आई थी 1990s के अंदर। एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम इन दिल्ली बिकम सो सीरियस दैट इज द पब्लिक इंटरेस्ट एलिगेशन, एक PIL वहाँ पे दाखिल की गई,
फील्ड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर कि दिल्ली के लोग परेशान हो गए थे यहाँ पे पॉल्यूशन से, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या एक PIL दाखिल की इसके लिए। टू ट्रैक दिस विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एप्रोप्रिएट मेजर वर टेकन बाय द गवर्नमेंट। और इस PIL के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि आप इसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर जल्दी से जल्दी इस एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए कुछ कीजिए हमारा। यहाँ पे क्या किया गया उन्होंने, वहाँ पे स्विचिंग ओवर द एंटायर फ्लीट ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, है ना, बसेस फ्रॉम डीजल टू द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ पे क्या गया, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी उनको क्या किया, डीजल से क्या किया हमारा CNG पे लाया गया हमारा, आप जल्दी जल्दी इनको CNG पे लाया जाए। अब CNG क्या होती है, ऑल द बसेस ऑफ दिल्ली वाज कन्वर्टेड टू रन CNG बाय द एंड ऑफ 2002। और यहाँ पे क्या हुआ, प्रयास किया गया एक लिमिटेड टाइम पे, अगर 2002 तक है ना सारी बसें जो थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बसें थी जो चलती थी वहाँ पे सिटी बसेस उनको CNG पे लाया गया हमारा। CNG क्यों किया गया, यूज किया गया, CNG बर्न मोस्ट इफिशिएंटली अनलाइक लाइक पेट्रोल डीजल। जो CNG होती है वो गैसेस फॉर्म में होती है तो कंप्लीटली बहुत अच्छी तरीके से उनका बर्न होता है, तो जैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो बहुत कम निकलेंगे, जो कि डीजल और पेट्रोल में पॉसिबल नहीं हुआ था। CNG चीपर देन द पेट्रोल डीजल। दूसरी बात क्या, CNG क्या थी हमारी, सस्ती भी थी पेट्रोल और डीजल से हमारा। CNG कैन नॉट एडल्ट्रेट लाइक पेट्रोल और डीजल। और दूसरी बात क्या होता है, CNG में आप कोई एडल्ट्रेशन मिलावट भी नहीं कर सकते, और दूसरी बात CNG की आप चोरी भी नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छे इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। सो दूसरी बात इन्होंने जो क्या किया हमारा, CNG के अलावा क्या काम किया, फेचिंग आउट ऑफ द ओल्ड व्हीकल। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार क्या हुआ, जो 10 से 15 साल पुराने व्हीकल थे उनको आप बाहर कर दीजिए, अब वो दिल्ली में नहीं चलेंगे क्योंकि वो उनकी क्या होता है मेंटेनेंस नहीं होती ढंग से, तो वो क्या होते हैं हमारे पॉल्यूशन ज्यादा करते हैं हमारा। यूज ऑफ अनलीडेड पेट्रोल का आपको यूज करना था हमारा, यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल या डीजल का यूज करना था, ग्रीन पेट्रोल का यूज करना था आपको, यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन व्हीकल में यूज करना था हमारा, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेंथेंड पोल्यूटेंट लेवल नॉर्म्स फॉर द व्हीकल के लिए हमें यहाँ पे करना था, स्ट्रेंथेंड पोल्यूशन नॉर्म्स हमें लाने थे हमारे इसके लिए। जैसे बात करते हैं हमारा, तो यहाँ पे क्या हुआ, नए पोल्यूशन नॉर्म्स लाए गए यहाँ पे न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी लाई गई इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमारा, जिसे हम क्या बोलते हैं हमारा यूरो नॉर्म्स कहते हैं, जिसको इक्विवेलेंट हमारे इंडिया में क्या हुआ, भारत नॉर्म्स बनाए गए हमारे, है ना। यहाँ पे भारत स्टेज 1 2 4 लाए गए, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में होता है तो वहाँ पे यूरो नॉर्म्स होते हैं, तो इंडिया में इसको क्या क्या भारत नॉर्म्स के नाम से लाया गया। सो मोर स्ट्रेंथेंड नॉर्म्स ऑफ द फ्यूल मींस स्टेडी रिड्यूसिंग द सल्फर एरोमेटिक कंटेंट इन द पेट्रोल डीजल। इसके अनुसार क्या हुआ, आपको जो पेट्रोल थे उसके अंदर पेट्रोल में सल्फर एरोमेटिक कंटेंट थे उनको उनकी लिमिट को कंट्रोल करना था, एक लिमिट में लाना था हमारा। द गोल अकॉर्डिंग टू द रोड मैप इज रिड्यूस सल्फर जो था हमारा 50 ppm इन पेट्रोल एंड डीजल एंड ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ 30%, आपको कम करना था हमारा यहाँ पे इसमें से देखने को। तो यूरो 3 नॉर्म्स की बात करते हैं हमारे जो यूरोपियन कंट्री में लागू होते हैं। फॉर एक्सप्लेन जो एग्जांपल क्या होता है, स्टिपुलेट द सल्फर बी कंट्रोल 330 पार्ट्स पर मिलियन ppm के अंदर कम करना था हमारा, तक लेवल तक लाना था हमारा, और डीजल में इसको 150 ppm यहाँ पे डीजल में इसको 350 ppm तक लाना था, और पेट्रोल के केस में इसको 150 ppm तक इसको सल्फर की कंटेंट को लाना था यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफरेंट नॉर्म्स हमें लाए गए जो टाइम टू टाइम वहाँ पे दिल्ली के अंदर क्या हुए लागू किए गए हमें। NCERT ने यहाँ पे इस टेबल को कम कर दिया गया, वैसे पुराने टेबल में कुछ ज्यादा नियम दिए हुए थे। तो शॉर्ट टेबल टू द मास इमिशन स्टैंडर्ड्स इन इंडिया की बात करते हैं, जैसे फोर व्हील थे हमारे, उनके अंदर भारत स्टेज 4 लागू किया गया हमारा थ्रू आउट द कंट्री सिंस अप्रैल 2017 में लागू किया। थ्री व्हीलर्स थे हमारे, जिसमें भारत स्टेज 4 हमारा लागू किया गया हमारा थ्रू आउट द कंट्री सिंस 1 अप्रैल 2017 से, और टू व्हीलर के लिए भारत स्टेज आपके 4 लाया गया थ्रू आउट द कंट्री सिंस अप्रैल 2017 से। यानी कि अप्रैल 2017 से सारी गाड़ियां जो भी होंगी हमारी, चाहे 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, सबके अंदर भारत स्टेज 4 लागू कर दिया गया था। और आज प्रेजेंट टाइम पे हम जो बात करते हैं हमारा वो भारत स्टेज 6 चल रहा है 1 अप्रैल से, आपको मालूम होना चाहिए आपको, है ना। यहाँ पे और कम सल्फर की और एरोमेटिक कार्बन की आपकी कम किया गया है। और अब आजकल जो होता है यूरो भारत स्टेज 4 के हिसाब से ही आपको पेट्रोल डीजल आपको पेट्रोल पंप पे मिलता है, देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन और इसके कंट्रोल से रिलेशन के बारे में। तो वाटर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो वाटर बॉडीज इन आवर लाइफ लाइन एज वेल एज डेट ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर की हम बात करते हैं
हमारे लिए या अदर ऑर्गेनिज्म जो भी है सबके लिए एक लाइफ लाइन के रूप में काम करते हैं हमारा। सो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, जैसे कि हमारा पॉन्ड्स हैं, लैक है, स्ट्रीम्स हैं, वहाँ रिवर्स हैं, एस्चुरीज हैं, ओशियंस हैं, बिकम पॉल्यूटेड इन द सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अलग अलग कोनों में ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ये सारे जो हमारे वाटर के जो हमारे सोर्सेज हैं ये धीरे धीरे क्या होते हैं, पॉल्यूशन की तरफ चले जाते हैं, पॉल्यूटेड होते चले जाते हैं हमारे। सो वाटर यानी कि उसको प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन की बात करें तो इसके लिए भी क्या हुआ, गवर्नमेंट को लॉ लाना पड़ा, जो आया 1974 के अंदर आया। यहाँ पे इसका कारण था टू सेफगार्ड अवर वाटर रिसोर्सेज, हमारे जो वाटर के स्रोत हैं उनको क्या करना, सुरक्षित बनाए रखना। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डोमेस्टिक सीवरेज की जो बात कर रहे हैं, हमारे घरों से निकलने वाले जो गंदे पानी की बात करते हैं हमारा, या इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट की बात करते हैं हमारी, जो बात करते हैं हमारा जो इंडस्ट्री से निकल रहा है हमारा पानी, जो बेकार पानी जो पानी निकल रहा है, जो इसमें केमिकल मेटल्स हमारे मिले हुए, बात करें यहाँ हम बात कर सकते हैं हमारा कि इवन 1% ऑफ इम्प्योरिटीज़ की बात करें हमारा, जो कि हमारे डोमेस्टिक सीवरेज से हमारी निकलती, घरों से निकलने वाला जो गंदा पानी हमारा, वो जो पानी जब मिक्स में मिल जाता है हमारा 0% वो भी ह्यूमन के यूज के लिए नहीं रहता है, इवन हम नहाने लायक भी नहीं बना सकते उसको हमारा। कुछ सॉलिड्स की बात करें जो कि रिलेटिवली इजीली टू रिमूव हो सकते हैं हमारा, आप पानी में डिजोल्व होने के बाद, जैसे कि हम उनके साल्ट की बात करते हैं हमारा, नाइट्रेट के साल्ट की बात करें या फॉस्फेट के साल्ट के लिए अदर न्यूट्रिएंट के साल्ट की बात करें एंड अदर टॉक्सिक मटेरियल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, तो वो इजीली क्या होते हैं, जब पानी में डिजोल्व हो जाते हैं तो उनको रिमूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, देखने को मिलता है हमारा, और वो हमारे पानी को क्या करते हैं हमारा, अनफिट बना देते हैं हमारा। यहाँ पे हम बात करते हैं कि वाटर है, इसमें 99% आपको प्योर है, इसमें इम्प्योरिटीज की बात करें 0.1% इम्प्योरिटीज मिली, इसमें मैं क्या हमारा सस्पेंडेड सॉलिड्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि सैंड, ग्लिट एंड क्ले, मिट्टी हमें देखने को मिलेगी, कोलाइडल मटेरियल्स देखने को मिलेंगे जैसे कि फीकल मैटर यानी बैक्टीरिया देख लेंगे, क्लॉथ्स एंड पेपर फाइबर्स हमें देखने को मिलते हैं, डिजोल्व मटेरियल्स हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि नाइट्रेट्स के सॉल्ट, अमोनिया के सॉल्ट, फॉस्फेट के सॉल्ट, सोडियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स हमें देंगे, ये 0.1% इम्प्योरिटीज हमें देखने को मिलती है, जो हमारे वाटर को, जो हमारा वाटर है जो इसको हमारे लिए अनफिट बना देता है, इवन आप नहाने लायक भी नहीं कह सकते इसको पानी को। तो देखिए आपका पानी में जरा सा एडल्ट्रेशन हो जाता है तो पानी कितना खराब होता है, वो पीने लायक हमारा नहीं रहता है। हमारे जो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो बात करते हैं हमारा, यहाँ पर हम जो बात करते हैं डोमेस्टिक सीवरेज के बारे में बात है, प्राइमरी कंटेंट जो होता है हमारा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं जो डोमेस्टिक सीवरेज घरों से निकलने वाले होते हैं, विच रेडिली डिकम्पोज ड्यू टू बैक्टीरिया अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसमें क्या होता है जिनको हमारे बैक्टीरिया क्या करते हैं उसको डिकम्पोज करके उसको प्योर बनाने का काम करते हैं। दिस माइक्रोब्स मल्टीप्लाई यूजिंग दिस ऑर्गेनिक सब्सटेंट एज सब्सट्रेट एंड हेंस यूटिलाइज सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सीवरेज। इसको क्या होता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इनको डिकम्पोज करते हैं और इनको क्या करते हैं डिकम्पोज करके इन सबस्ट्रेट को यूज करके हमारा पानी के सीवरेज को साफ करने का काम करते हैं। इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन द सीवरेज प्लांट बाय द मेजरिंग द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड्स की बात करें तो यानी कि जो कार्बनिक ऑर्गेनिक मटेरियल हमारे प्रेजेंट है हमारे वाटर के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं हमारे, वही हमारे क्या करते हैं बीओडी के रूप में इसको क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं हमारा। तो इसी जो ऑर्गेनिक मैटर वाटर में प्रेजेंट है इसी को हम क्या होते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे प्रेजेंट्स हैं वाटर के अंदर, वो क्या करते हैं जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स पानी के अंदर आते हैं आपको उसको क्या करते हैं हमारा उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। डिकम्पोज जब वो करने का काम करेंगे तो जो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है उस ऑक्सीजन का तेजी से क्या करेंगे यूज करेंगे, यानी वो एक प्रकार के एरोबिक बैक्टीरिया हमें देखने में। तो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस शुरू होगी तो जो वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसमें क्या होगी कमी हमें देखने को मिलेगी, इसी को हम बीओडी कहते हैं हमारा देखने को। तो जैसे जैसे हमारा बीओडी बढ़ेगा यानी कि वाटर हम क्या करते हैं मोर पॉल्यूटेड कंडीशंस को हम कह सकते हैं हमारा, यानी कि बीओडी जो होता है प्रोपोर्शनेट टू क्या है हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल के बराबर हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एग्जाम से हम उसको बताया कि हमारा जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात करते हैं, यहाँ पे ये सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात करते हैं, या फिश किल हमें देखने को मिलता है, डिसअपीयरिंग ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, और रीअपीयरेंस ऑफ क्लीन वाटर। देखिए आप यहाँ पे देखें जो रेड लाइन है इसको क्या हुआ डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा को बताया गया है, और जो ग्रीन है यहाँ बीओडी की बात है। शुरू से हम बात करते हैं हमारा वाटर क्या था हमारा क्लीन था हमारा देखने को मिलता है, तो बीओडी की अमाउंट क्या थी हमारी कम देखने को मिली थी हमारा, यानी कि वाटर यहाँ पे फ्रेश था यहाँ पे।
जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ी आप देख सकते हैं हमारा, तो यहाँ पे क्या हुआ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटेरियल का क्या डिकम्पोजिशन हुआ, तो यहाँ पे बीओडी की अमाउंट क्या हमारी बढ़ती चली गई हमारी। धीरे धीरे जब बीओडी बढ़ी आपकी, आपको देखने को मिलते हैं आपको डिजोल्व ऑक्सीजन की हमारी क्या हुई, कमी आने लगी हमारी, डिजोल्व ऑक्सीजन की कमी आने लगी, और इसके साथ साथ देखते हैं हमारा जो बीओडी हमारा वो आपको देते ना वो बढ़ता चला गया हमारा, देखते हैं हमारा। और धीरे 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 जैसे जैसे बीओडी में कमी आएगी तो वाटर क्या होगा हमारा, प्योर होता चला जाएगा, और धीरे धीरे फिर उसके अंदर क्या होगा, डिजोल्व ऑक्सीजन की क्या होगी हमारी, बढ़ती चली जाएगी आगे का। तो शुरुआत में क्या था हमारा, डिजोल्व ऑक्सीजन थी हमारी, इसमें कमी आई हमारा, देखने को मिलता है हमारा, बीओडी में कमी थी देखने को मिलता है। धीरे धीरे जब ऑर्गेनिक मटेरियल्स यहाँ पे काम करने लगे तो उनमें आपको पोजीशन आपको देखना, डिजोल्व ऑक्सीजन वापस बढ़ गया और बीओडी की कमी हो गई, पॉल्यूशन, ये बीओडी कम है तो वाटर क्या हमारा मोर क्लीन हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखने को मिल सकता है हमारा। तो बीओडी अगर बड़ा होगा तो वाटर क्या होगा, इम्प्योर हमें देखने को मिलेगा, ये बीओडी डिमांड हमें कहलाती है, यहाँ पे देखने को मिलती है। ऐसे ही हमारी एक क्या होती है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी होती है, जो क्या कहलाती है, सीओडी कहलाती है हमारा। यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बनिक पदार्थ की बात करें, ऑर्गेनिक मैटर की बात करें, जिसमें क्या होते हैं बायोडिग्रेडेबल और बायो नॉन डिग्रेडेबल जो अमाउंट्स हमारी होती है, जो पानी में मिली होती है, उनको डिग्रेड करने के लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसे क्या कहते हैं, सीओडी हमें देखने को मिलती है। सीओडी की वैल्यू हमेशा बीओडी से अधिक आती है, हमें देखने को मिलती है हमें। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में जो इन्वॉल्व हैं, इज रिसीविंग द वाटर बॉडीज कंज्यूम ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन को यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। एज ए रिजल्ट देयर इज ए शार्प डिक्लाइन इन द डिसॉल्व ऑक्सीजन डाउन स्ट्रीम। क्या होता है, जैसे बीओडी बढ़ी तो ऑक्सीजन क्या हुआ, हमारी कमी हमें देखने को मिली है ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सीवरेज डिस्चार्ज, जो हमने डायग्राम में अभी जो मैं ग्राफ में हमने देखा। दिस कॉजेज मोर्टेलिटी ऑफ द फिशेज। तो जैसे बीओडी बढ़ेगी, हमारी बीओडी थी ज़्यादा हमारी, तो ऑक्सीजन डिमांड हमारी कम हुई, इसके कारण क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी से जो वहाँ पे जो पानी में जो हमारे जो फिशेज थी हमारी एक्वेटिक क्रिएचर जो हमारे एनिमल्स थे, उनकी क्या हो जाएगी, हमारी डेथ हमें होने लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हुई। और ऑक्सीजन को किसने यूज किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने यूज किया। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट की बात करते हैं हमारा इन वाटर आल्सो कॉजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द प्लैंक्टॉन्स, यानी फ्री फ्लोटिंग एल्गीज को हम बोलते हैं। जो लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट अगर वाटर में अगर मिले होंगे तो इससे क्या होगा, एल्गीज की क्या होगा, तेजी से हमारी क्या होगी, हमारी आपके क्या होते हैं, तेजी से वृद्धि हमें देखने को मिलती है हमारा। ये जो हमारे जो वाटर, जो हमारे जो सीवरेज वाटर आ रहा है उसके अंदर जनरली क्या होता है, हमारे डिटर्जेंट हमें देखने को मिलता है, उसमें क्या होगा, फॉस्फेट हमें देखने को मिलता है हमारा। तो ये फॉस्फेट जो होता है हमारे लिए जो वाटर के साथ हमारा बह के आ रहा है, डोमेस्टिक वाटर से आता है, ये क्या करता है, एल्गीज जो होता है इनके लिए क्या होता है, एज ए फर्टिलाइजर्स के रूप में काम करता है। तो ये एल्गीज जो होती है इस फर्टिलाइजर्स को पाके क्या होती है, हमारा बड़ी तेजी से क्या होती है, हमारी वो उस वाटर बॉडीज में ग्रो करेंगी, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम्स हम इसको कहते हैं हमारा, विच इम्पार्ट ए डिस्टिंक्ट कलर टू द वाटर बॉडीज। और वाटर की जो कलर होता है हमारा, जो वाटर बॉडीज हमारे, उनके कलर को क्या करता है, चेंज कर देगा, ग्रीनिश हमें देखने को मिलते हैं। एल्गल ब्लूम कोजेस डिटोरेशन ऑफ द वाटर, जो हमारी वाटर की क्वालिटीज होती है उसको क्या करती है, हमारी चेंज कर देती है हमारा। एंड इसकी वजह से क्या होता है, वाटर में हमारी क्या होती है, फिशेस की भी धीरे धीरे डेथ होने लगती है। तो सम ब्लूम्स फॉलोइंग एल्गीज आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल। और इस तरह से अगर एल्गीज का हमारे वाटर बॉडीज में बढ़ना, ये क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए और अदर एनिमल्स के लिए हमारा क्या होता है, नुकसानदायक है, उनके लिए मोर्टेलिटी हमारा डेवलप करता है, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमें दिए गए हमारा जो एल्गल बूम के रूप में देखने को मिलते हैं हमारे, जैसे कि वाटर हाइकेन जो जलकुंभी होती है, इकाइनोरिया, क्रेसिपियस की हम बात करते हैं हमारा। वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड्स हमें कहते हैं, जिन्हें टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं हमारा, देखने को मिलता है हमारा। यहाँ पे बड़ी तेजी से हमारे वाटर बॉडीज पे क्या हुआ, हमारी छा गई है, पानी के ऊपर छा गई हमारी, देखने को मिलती है हमारी। और जितना काटोगे उतना ही उगती है हमें देखने को मिलती है हमारी। दे ग्रो अबेंडेंटली, बहुत तेजी से बढ़ती है इन यूट्रोफिक वाटर बॉडीज के अंदर। क्या तो हमारे यूट्रोफिक वाटर बॉडीज के अंदर बंद हुआ है। देन लीड टू द इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम डायनेमिक्स ऑफ द वाटर बॉडीज। जो हमारे क्या होते हैं, वाटर बॉडीज के जो हमारा डायनेमिक सिस्टम है, इकोसिस्टम, उसको क्या करता है, इम्बैलेंस करने का काम कर रहे हैं हमारा। सीवरेज जो पोल्यूटेड वाटर्स होते हैं जो हमारा मे कोजेस आउटब्रेक ऑफ सीरियस डिजीजेज हमें देखने को मिलती हैं। जो सीवरेज का वाटर है, हमें जो हमारा वाटर बॉडीज में मिल जाएगा तो क्या होगा, वाटर बॉर्न डिजीजेज उनकी वजह से डेवलप होती है हमारा, जैसे कि हमारा डिसेंट्री डेवलप होगा, टाइफाइड होगा, जॉइंटिस और कोलेरा जैसी बीमारी भी हमारा करता है हमारा। सो वाटर वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, सो वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज जो बात करते हैं हमारा, ऑफन कंटेंट टॉक्सिक सब्सटेंस हमारा हमें देखने को मिलता है हमारा।
इनके जो इंडस्ट्री से जो वाटर निकलता है इनके अंदर क्या होता है, हैवीली मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर मर्करी देखने को मिलेगा, कैडमियम देखने को मिलेगा, कॉपर और लेड्स हमें देखने को मिलता है हमारा। इसके अलावा ए वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इनके अंदर देखने को मिलते हैं एंड फ्यूज टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमें देखने को मिलते हैं जो कि इंडस्ट्रियल वाटर के द्वारा निकल रहे हैं हमारा। दीज मटेरियल कैन अंडरगो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस कराते हैं हमारा। क्या होता है यहाँ पे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है। इन जो एलिमेंट्स जैसे निकल रहे हैं हमारा, ये एलिमेंट्स का क्या होता है, डिग्रेडेशन तो नहीं होता है, पर ये एक एनिमल से दूसरे एनिमल में चले जाएंगे तो उनके अंदर इनकी अमाउंट धीरे धीरे क्या होती है हमारी, उन एनिमल्स के अंदर बढ़ रही है जो इस तरीके के वाटर को यूज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, जो कि एक्वेटिक फूड चेन में कंटिन्यूस हमारी बढ़ती चली जा रही है। इसी चीज को हम दोबारा समझने की कोशिश करते हैं आगे। देखिए यहाँ एक पिक्टोरियल व्यू दिया जो एल्गल बूम, देखिए यहाँ पे एल्गीज इस वाटर बॉडीज के अंदर क्या हुआ, तेजी से बढ़ती चली जा रही है। तो ये डोमेस्टिक सीवरेज वाटर जिसमें डिटर्जेंट ज्यादा होता है उसके कारण हमारा ये एल्गल बूम समय देता है और वाटर बॉडीज को हमारा क्या होता है, ये पोल्यूटेट करती चली जा रही है हमारे देखने को मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम बात करते हैं बायो मैग्निफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। बायो मैग्निफिकेशन क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है हमारा। सो बायो यानी कि जो लिविंग्स हैं और मैग्निफिकेशन यानी कि उनके अंदर एलिमेंट्स का नंबर्स बढ़ते जाना, एलिमेंट बढ़ते जाना, बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है प्रकार से हमारा। रेफर टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट, जो हमारा विषैले पदार्थ है टॉक्सिकेंट एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, हर ट्रॉफिक जो फूड चेन से उसके उनके अमाउंट्स को बढ़ते चले जाना। दिस हैपन बिकॉज ए टॉक्सिक सब्सटेंस एक्युमुलेटेड इन द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे उनके बॉडी में क्या होते हैं, एक चेन से दूसरी चेन में जब जाएंगे, जैसे फिश को खाया किसी दूसरी फिश ने, तो उस फिश के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल थे वो तो उस ऑर्गेनिज्म में चले गया और वो ऑर्गेनिज्म खुद भी तो खा रहा है, पानी को पी रहा है, तो उसके अंदर भी उस एलिमेंट के अमाउंट क्या होते हैं, बढ़ते हैं। इस प्रकार से टॉक्सिक मटेरियल का एक डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ते चले जाना क्या कहलाता है, बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है। सो this accumulated by the organism because cannot be metabolized और excreted, जो उनकी बॉडी में ही जा रहे हैं उनका ना तो मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना वो बॉडी से एक्सक्रीटेड हो रहे हैं, वो क्या होता है, जो फैट टिश्यूज होते हैं हमारे उनके अंदर क्या होता है, जाके एक्युमुलेटेड हो जाते हैं हमारा एंड thus process on the next higher trophic level पे चले जाते हैं लेवल। दिस फिनोमिना इज वेल नोन फॉर द मर्करी और डीडीटी के लिए हम इसको कहते हैं कि मर्करी और डीडीटी जो होती है हमारी, ये क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ये हमारे क्या होते हैं, जो बॉडीज होते हैं एनिमल टिश्यूज जो होते हैं उसके अंदर जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं, फैट टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर इनका डिपोजिशन कंटिन्यूस चलता चला जाता है हमारा। सो बायो मैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी इन एन एक्वेटिक फूड चेन्स के अंदर हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे द कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी इंक्रीज एज सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे यहाँ पे इंक्रीज होता चला जाता है। इफ इट इज स्टार्ट बात करते हैं हमारा कितना, बहुत कम छोटे लेवल पर, जैसे कि 0.0003 ppb यानी कि पार्ट्स पर बिलियंस इन वाटर से ये अगर ये मिला हुआ है, इट कैन बी अल्टीमेटली रीच, कहाँ तक पहुँचाएगा, 25 ppm तक पहुँच जाता है, पार्ट पर मिलियन तक हमारा पहुँच जाता है हमारा। इन फ्रेश ईटिंग बर्ड से होता हुआ थ्रू बायो मैग्निफिकेशन करता हुआ चला जाता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी जो हमारा डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बर्ड्स के अंदर क्या होती है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डेवलप करती है हमारा, है ना। इस कोजेस थिनिंग ऑफ द एग सेल, जो उसके अंडे के कवच होते हैं, कवर है, वो उनको पतला कर देगी एंड देयर प्री मैच्योर ब्रेकिंग, और अंडे क्या होते हैं अपने समय से पहले ही ब्रेक डाउन हो जाएंगे, प्री मैच्योर ब्रेकिंग हो जाएगी। इवेंचुअली कोजिंग, इनकी वजह से क्या होगा, हमारा जो वर्ड पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे क्या होती है हमारी, कम होती चली जा रही है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारा। इसको हम डायग्राम से समझते हैं यहाँ पे। जैसे कि वाटर के अंदर क्या हुआ, डीडीटी 0.333 ppb हमें देखने को, पार्ट पर बिलियन शुरुआत में थी हमारा। अब वाटर से हमारा क्या हुआ, इसको किसने खाया, वाटर को पीने वाले कहते हैं। यहाँ पे शुरू में क्या होगा, आपके फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स में चले गए। यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन में पानी वाले कौन होते हैं, जू प्लैंक्टन्स होते हैं। जू प्लैंक्टन्स में क्या होगा, 0.04 ppm चला गया हमारा देखने को मिलते हैं। जू प्लैंक्टन में क्या होगा, 0.03 ppm हमें देखने को मिलते हैं, हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जू प्लैंक्टन को खाने वाले कौन थे, स्मॉल फिशेज है। स्मॉल प्लेस में इनका एक्युमुलेशन होगा तो ये होगा 0.5 ppm तक चला गया। स्मॉल फिश को क्योंकि लार्ज फिश खाएगी तो उनका एक्युमुलेशन जो होगा डीडीटी 2 ppm तक चलती है। और लार्ज फिश को खाने होते हैं फिश ईटिंग बर्ड्स हमें देखने को मिलती हैं, इनके अंदर डीडीटी की अमाउंट जो है 25 ppm तक चलते हैं। तो इस प्रकार से इन एनिमल्स के डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में क्या होता है, यहाँ पे इनका एक्युमुलेशन होता चला जा रहा है, जो कि बायो मैग्निफिकेशन हमारा कहलाएगा, हमें देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूट्रोफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। सो यूट्रोफिकेशंस क्या होती है, हमारा नेचुरल एजिंग ऑफ द लेग बाय द न्यूट्रिएंट एनहांसमेंट्स ऑफ दिस वाटर। जो नेचुरल एजिंग ऑफ द लेग, जो हमारी झीलें हैं, हमारी जो बात करते हैं, हमारी जो
एक प्योर वाटर के सोर्स के रूप में काम कर सकते हैं हमारा। उनमें न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट होने की वजह से, पोषक तत्वों के मिलने के कारण हमारा क्या होता है, उनकी जो लाइफ होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम हो जाना हमारा, है ना। उसका क्या होना है, हमारा बिल्कुल प्लेन जमीन में बदल जाना हमारा, वो क्या कहलाता है, यूट्रोफिकेशन हमारा कहलाता है। देखने को मिलता है। डिपेंडिंग, ये सब डिपेंड करता है हमारा किस पे, क्लाइमेट पर डिपेंड करेगा, साइज ऑफ द लेक पर डिपेंड करता है, एंड अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। द नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक में स्पॉन थाउजेंड्स ऑफ ईयर। एक नेचुरल एजिंग की जो बात करते हैं, किसी झील की जो बात करते हैं हमारा, उसको जो वो गहरी झील थी हमारी पानी से भरी हुई थी, उसको एक समतली जमीन पर बदलने में हमारा क्या होता है, हजारों साल लग जाते हैं झील के अंदर। धीरे धीरे क्या होगा, मिट्टी आएगी, जमती जाएगी, पानी बहती जाएगी, तो क्या उसकी गहराई क्या होती है, कम होती चले जाती है, उसमें प्लांट डेवलप होते हैं और धीरे धीरे वो झील क्या होती है, भर जाती है, एक हमारा एक लैंड में बदल जाते हैं हमारा। इसे क्या कहते हैं, झील का एजिंग कहलाता है हमारा। पर इन सब में क्या लगा, जो नेचुरल वे में होगा उसमें हजारों साल लग जाएंगे, पर ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ये जो काम है हमारा, जो एजिंग होनी है, ये सब है ना कुछ सालों के अंदर ही, 100 सालों के अंदर ही हमें 100 ईयर्स के अंदर ही हमें देखने को मिल जाती है हमारा। हाउएवर, जैसे कि बात करें पोल्यूटेंट फ्रॉम मैन्स एक्टिविटीज से, जो हमारे पोल्यूटेंट जो कि लाइक इफ्लुएंट के रूप में निकला, कहाँ से, इंडस्ट्रीज से निकला एंड होम से निकला, जो डोमेस्टिक सेवरेज के रूप में निकला, कैन रेडिली एसिलेट द एजिंग प्रोसेस। ये सब क्या होती है, जो एजिंग प्रोसेस है झील की, इसको क्या करते हैं, बड़ी तेजी से बढ़ा देते हैं हमारा। दिस फिनोमिना इज नोन, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हमारा, कल्चरल और एसेलरेटेड यूट्रोफिकेशन हमारा कहलाता है हमारा। तेजी से बढ़ा हुआ या सांस्कृतिक हमारा क्या हुआ, यूट्रोफिकेशन हमारा कहला रहा है हमारा। द प्राइम कॉन्टामिनेट्स क्या होते हैं हमारे, नाइट्रेट और फॉस्फेट्स होते हैं, जो कि डिटर्जेंट से हमें देखने को मिल रहे हैं, तो हमारे घर के सीवरेज से या इंडस्ट्रियल से हमें देखने को मिल रहे हैं। विच एक्ट एज ए प्लांट न्यूट्रिएंट के रूप में क्या होते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट के रूप में काम करते हैं। जो एनपीके हम यूज करते हैं प्लांट को बढ़ाने के लिए खेती का, तो ये एक प्लांट न्यूट्रिएंट मिलेंगे, और जो वहाँ पे जो वहाँ के जो प्लांट होंगे वो तेजी से क्या करेंगे, ग्रो करने लग जाएंगे उस लेक के अंदर। दे ओवर स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द एल्गी, एल्गी को क्या करेंगे, बहुत ज्यादा उसकी ग्रोथ करेंगे, नहीं एल्गल बूम जैसी कंडीशन हमें देखने को मिले। कोजिंग अनसाइटली स्क्रेम एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर, वहाँ पे क्या होगा, बदबू भी आने लगेगी वहाँ पे उस पानी में जब ये चीज सड़ेंगे हमारा। एंड रोबिंग द वाटर्स ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, और रोबिंग द वाटर ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन वाइटल टू द अदर एक्वेटिक। और जब इस बड़ी तेजी से जो ये यहाँ पे जब बढ़ेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन का क्या करेंगे, यूज करेंगे, जिससे अदर एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं हमारे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे हमारा। इन सच फैशन की वजह से द लेक कैन लिटरली चॉक टू द डेथ, और ये क्या होती है, यहाँ पे लेक की हमारी क्या होती है, डेथ होने लगती है हमारी यहाँ पे, जैसे ये देखने को मिलता है हमारा। इसके अलावा हम बात करते हैं हीटेड और थर्मल वेस्ट वाटर की बात में। जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं हमारे, उनमें भी क्या होता है हमारा, बिजली बनाने के लिए पानी का यूज किया जाता है आपको, और वो गर्म पानी जो उबला हुआ पानी है उसको वो क्या करते हैं, धीरे धीरे हमारे वाटर बॉडीज में क्या कर देते हैं, छोड़ देंगे हमारा। तो ये जो गर्म पानी जो वहां से निकल रहा है थर्मल पावर स्टेशन से निकलता है, वो क्या होता है, हमारे जो एनिमल्स होंगे जो महंगे, उनके लिए क्या होगा, डेथ का रीजन बनेगा। जैसे कि फ्लोइंग आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटिंग यूनिट्स, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल पॉल्यूटेंट के रूप में काम करते हैं। थर्मल वेस्ट वाटर एलिमिनेट और रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू द हाई टेम्परेचर, क्योंकि वो जो थर्मल पावर प्लांट से जो वाटर निकल रहा है वो क्या बहुत ज्यादा गर्म है हमारा, तो उस वाटर बॉडीज का क्या होगा, टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, जिसकी में इनहेंस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, जो क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ को इनहेंस करेंगे। एंड फिश इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया, जो कोल्ड एरिया के फिशेस उनको क्या करेंगे, डेथ को क्या करेंगे, इनहेंस कर देंगे हमारा। ओनली आफ्टर कोजिंग द डैमेज टू द इंडिजिनस फ्लोरा एंड फौना, और ये पानी जो है हमारा, जो वहाँ पे जो लोकल है वहाँ पे फ्लोरा और फौना की क्या करेंगे, हमारी डेथ करने का काम करते हैं हमारा। और इसके अलावा जो बाहर के जो फिशेज है हमारा, ये बाहर से फैलेंगे, उनकी वाटर की ग्रोथ को क्या होगा, एक्सट्रीमली बढ़ा देंगे हमारा, देखने को मिलता है हमारा। तो इस प्रकार से वो जो लोकल बॉडीज है, जो वाटर है, जो रिवर्स है हमारा करते हैं, उनको भी क्या करते हैं, हमारे डेथ प्रोड्यूस करने का काम करते हैं थर्मल पावर स्टेशन के द्वारा, ऐसा देखने को मिलता है हमारा। एक केस स्टडी ऑफ द इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं यहाँ पे स्टडी के। तो कुछ यहाँ पे काम किया गया हमारा। वेस्ट वाटर्स इंक्लूड सीवरेज कैन बी ट्रीटेड इन इंटीग्रेटेड मैटर में, हम उसको ठीक कर सकते हैं बाय यूजिंग ए मिक्सिंग ऑफ आर्टिफिशियल और नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, एक प्रयास किया गया हमारा कि कृत्रिम तरीके से या प्राकृतिक तरीके से कैसे एक वेस्ट वाटर है जो सीवरेज प्लांट है उसको कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं हमारा, देखने को मिलता है। यहाँ पे बात करते हैं टाउन
पीपल्स टाउन्स पीपल ऑफ आर्केट्रा। जो आर्केट्रा हमारा एक प्लेस की बात करते हैं, टाउन की बात करते हैं, कैलिफोर्निया के अंदर था, जहाँ पे हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के जो कुछ वैज्ञानिक थे उन्होंने काम किया। क्रिएट एन इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस विद इन द नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम के अंदर सीवरेज वाटर को ठीक करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम्स को तैयार किया। ए सिटीजन्स ग्रुप जो मैं बोलते हैं हमारा बात करते हैं फ्रेंड्स ऑफ आर्केट्रा मार्स FORM फॉर रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप एंड सेफगार्ड ऑफ दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट। जो वहाँ पे जो उनके जो हमें देखने को मिलते थे हमारे जो लोगों ने उसको ठीक करने का काम किया, हमारा जो ग्रुप थे हमारे सिटीजन्स को उन्हें क्या कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ आर्केट्रा मार्स फॉर्म इनको बोलते हैं हमारा। जिन्होंने इस कंटिन्यूस इसको नागरिकों ने जो वहाँ के जो सिटीजन्स थे उन्होंने इसकी क्या किया वहाँ पे सुरक्षा की, इसको बनाए रखने का काम किया हमारा। यहाँ पे देखें क्या किया यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक दो तरीके के प्रयोग किए, क्योंकि जो सीवरेज वाटर होता है हमारा देखने को मिलता है उसमें क्या होते हैं हैवी मेटल्स हमारी प्रेजेंस होती हैं और ऑर्गेनिक मैटर्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमारे। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो जो उनको क्या किया प्रेसिपिटेशन करने का क्या, वो जो हैवी मेटल्स थे हमारे उनका क्या किया प्रेसिपिटेशन किया, और क्लोरीन जो हमारा क्या था उसको द्वारा उस वाटर को क्या किया हमारा ठीक करने का काम किया। तो ये प्राइमरी नेचर्स में इन्होंने काम किया। जो हैवी मेटल्स थे उनको क्या प्रेसिपिटेट किया और उसमें क्या हुआ क्लोरीन जैसे हमें मिलाया गया। जिससे इसको दूर करने के बाद इन्होंने क्या किया, ये जो बाकी बचा हुआ वाटर था उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में मैं जाने गया। लगभग उन्होंने क्या किया 60 हेक्टेयर्स को हमारा जो हमारा उसको क्या हुआ मार्शेस एरियाज में, उनको 6 डिफरेंट एरियाज में हमने क्या किया, उन्होंने छोटे छोटे मार्शेस एरियाज हमारे डेवलप किए, हमारे सीरीज डेवलप किए, जिसके अंदर क्या थे हमारे इसके अंदर प्लांट्स थे हमारे, उसमें कुछ क्या एल्गीज थी, कुछ में फंजाई थे और कुछ हमारे बैक्टीरियाज उन्होंने क्या किया उसके अंदर उसमें मिला दिए। यहाँ पे इन सब लोगों ने क्या किया हमारा ये डिकम्पोजर्स के रूप में काम कर, तो सारा जो ऑर्गेनिक मैटर था इन्होंने उसको क्या किया डिकम्पोज करने का काम किया हमारा यहाँ पे। और जो ये डिफरेंट मॉर्शेजेस एरियाज थे इनसे जब वाटर पास होता चला गया हमारा, तो धीरे धीरे वाटर जो था हमारा वो नेचुरल वे में क्या हो गया हमारा शुद्ध हो गया, प्योर हमें देखने को मिला। इस प्रकार का इन्होंने यहाँ पे इसको इन्होंने नेचुरल वे में इसको यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे इन्होंने केमिकल सिस्टम का भी यूज किया और बायोलॉजिकल सिस्टम का भी। केमिकल फॉर्म में क्या किया इन्होंने प्रेसिपिटेशन किया हमारा और क्लोरीन का यूज किया। बायोकेमिकल युग में हमें क्या किया हमारा जो बायोलॉजिकल वे था उसमें उन्होंने क्या किया हमारा यहाँ पे इन्होंने जो बैक्टीरिया थे, जो फंजाइज थे, एल्गीज था उनका यूज किया और डिफरेंट जो स्टेजेस थी उससे वाटर पास होता चला गया और प्योर वाटर वहाँ पे देखने को मिला, यहाँ पे देखने को मिला। और इन सब का जो हमारा जो सुरक्षा किया जिनकी देखरेख में हुआ वो उन लोगों को क्या बोले उन सिटीजन ग्रुप को फ्रेंड्स ऑफ आर्केट्रा मार्स हम इसको कहते हैं यहाँ पे जहाँ। तो यहाँ पे इस तरह से इन्होंने इस तरह से इसको क्लियर करने का काम किया, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोलॉजिकल सैनिटेशन की बात करते हैं। तो सस्टेनेबल सिस्टम्स फॉर हैंडलिंग द ह्यूमन एक्सक्रीटा की बात कर रहे हैं हमारा बाय यूजिंग द डिकम्पोजिंग टॉयलेट्स के यहाँ पे याद गया जो और प्रैक्टिकल हाइजीन इफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर द ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल्स। तो यहाँ पे हमने इकोलॉजिकल सैनिटेशन सिस्टम्स का भी क्या काम किया जो कि सस्टेनेबल सिस्टम था एक प्रकार का हमारा जो कि ह्यूमन एक्सक्रीटा को क्या करें हैंडल कर सके, किसके द्वारा बाई एक कंपोजिट टॉयलेट बनाई जाए, हमारी ऐसी कंपोजिट टॉयलेट बनाई जाए जो कि एक ह्यूमन एक्सक्रीटा को क्या हुआ ठीक करने का उसको क्लियर करने का काम करें, एक प्रैक्टिकल हाइजीन प्रोड्यूस करें, इफिशिएंट कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन तैयार करना था किसके लिए ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल के लिए। में यहाँ पे इन्होंने क्या किया हमारा द की पॉइंट यहाँ पे जो लिया हमारा नोट दैट दे हैव द कंपोजिट मैटर का यूज किया हमारा है ना ह्यूमन एक्सक्रीटर के लिए कैन बी रिसाइकल इनटू द रिसोर्सेज एज नेचुरल फर्टिलाइजर्स के रूप में। तो जो ह्यूमन एक्सक्रीटर था उन्होंने क्या हुआ इन्होंने उसमें बैक्टीरियल्स का यूज किया हमारा, एक ऐसे कुछ ऐसे टॉयलेट्स उन्होंने बनाए हमारे, वो टॉयलेट्स हैं जिसमें क्या होता है हमारा बायोलॉजिकल्स जो हमारे यहाँ बैक्टीरिया को हमारा क्या यूज़ किया। तो यहाँ पे ऐसी टॉयलेट बनाई, बायो टॉयलेट्स का यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया जिसके अंदर क्या हुआ जो ह्यूमन एक्सक्रीटा था उसके अंदर बैक्टीरिया को यूज कर दिया हमारा, और बैक्टीरिया ने क्या हुआ जो ऑर्गेनिक मैटर था उसको क्या किया हमारा डिकम्पोज कर दिया, और बाकी बचा जो वेस्ट था उसको क्या हुआ एज ए फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज करने के रूप में नेचुरल फर्टिलाइजर रूप में यूज किया हमारा, या नीड फॉर द केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए उसको छोड़ दिया। सो दे आर वर्किंग यहाँ पे ईओसिन मॉडल का हमारा यहाँ पे क्या ईओसिन मॉडल्स का यूज किया गया हमारा, जो टॉयलेट बनाएगी जो कि कई एरिया जो केरला के एरिया और श्रीलंका में इस तरीके से इनका यूज किया, बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट थी ईओसिन का यूज किया गया यहाँ पे देखने को मिला हमारा। तो ये इकोलॉजिकल सैनिटेशन इस तरीके से यहाँ पे काम में लिया गया है। यहाँ पे कंपोजिट टेक्नोलॉजी का यूज किया जो कि मल मूत्र को क्या हुआ हमारा यहाँ पे फिल्टर करके यहाँ पे क्या हुआ जो यूरिन था जो स्टूल था उनको क्या हुआ
रिसाइकल किया गया हमारा, और रिसाइकल करके उसको हमारे एज ए फर्टिलाइजर्स के रूप में केमिकल इंडस्ट्रीज में उसको यूज़ कर लिया गया यहाँ पे। तो आज हमारे प्रधानमंत्री इसी के लिए बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। आप ध्यान रखिए, आज कई तरह के कंपोजिट टॉयलेट्स का यूज किया जा रहा है इसी टेक्निक के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट के कंट्रोल के बारे में। तो पहले बात करते हैं सॉलिड वेस्ट कैसे होते हैं हमारे। सॉलिड वेस्ट ट्रांसफर टू एनीथिंग दैट गोज इनटू द ट्रैश। जो सॉलिड वेस्ट है उनको हम डस्टबिन में हम डाल देते हैं, हमारा एवरीथिंग जो हमारा डालते हैं वो सब क्या सॉलिड वेस्ट के रूप में देखना है। जैसे कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हमारा देखने को मिल सकता है, जनरली जो कि देखने को मिलता है हमारा पेपर से मिला हुआ है। फूड वेस्ट होते हैं हमारे, प्लास्टिक्स होते हैं हमारे, ग्लासेज हमें देखने को, मेटल्स होंगे, रबर्स होंगे, लेदर्स होंगे, और टेक्सटाइल्स के जो होते हैं हमारे, ये म्युनिसिपल वेस्ट मेट में आता है। इसके अलावा बर्निंग रिड्यूस द वॉल्यूम दिस वेस्ट। हम लोग क्या करते हैं, इनको करने के लिए जला देते हैं, पर जलाना कोई सॉल्यूशन थोड़ा ही है। आल्सो जनरली नॉट बर्न टू द कंप्लीशंस एंड ओपन डंप ओपन सर्व एज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द रेट्स एंड फ्लाइज। ये क्या होता है जनरली, अगर प्रॉपर नहीं जलते तो क्या होंगे हमारे, वो जला देते हैं जनरली। तो एक तो क्या एयर पोल्यूशन कर देंगे, या फिर नॉट बर्न कंप्लीटली नहीं होंगे, या ओपन डंप कर दिया हमने क्या किया, इसको या तो कहीं ओपन में छोड़ दिया। तो ये क्या होते हैं हमारे जो रेट्स और फ्लाइज होते हैं उनके लिए होता है ब्रीडिंग का प्लेस बन जाता है। तो उनके रेट, चूहे और फ्लाइज हमारे बड़ी तेजी से बढ़ेंगे, तो ये भी एक समस्या के रूप में देखने को मिलता है। तीसरा हम क्या करते हैं, इसको सैनिटरी लैंडफिल्स करते हैं, जो खाली जगह होते हैं, गड्ढे होते हैं, उसमें इसको भर देते हैं हमारा। वर एडेप्टेड एट द सब्स्टिट्यूट फॉर द ओपन बर्निंग डंप। जलाने की जगह क्या करते हैं, इनको हम इसको क्या करते हैं, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उसमें क्या होता है, उसको भर देते हैं हमारा, इन्हें सैनिटरी लैंडफिल्स के रूप में। वेस्ट एंड डंप इन डिप्रेशन टू ट्रेंच आफ्टर द कॉम्पैक्शंस एंड कवर्ड विद डर्ट एंड एवरीडे। तो क्या होता है, बड़े बड़े जो गड्ढे होते हैं शहर के आसपास जो हमें देखने को मिलते हैं, जनरली क्या होते हैं, जो वेस्ट निकलता है उसको वहाँ पे भर देते हैं, ऊपर से क्या होता है मिट्टी इसके ऊपर डाल देते हैं, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो एक सैनिटरी लैंडफिल्स के रूप में भी इसको करते हैं। पर ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारी एक पॉल्यूशन से करेंगी। सैनिटरी लैंडफिल्स में क्या होगा, धीरे धीरे जो वाटर पानी गिरता है हमारा, वो पानी क्या होता है, परकोलेट होगा, जमीन में जाएगा, और जमीन में जाके जो हमने जो लैंडफिल डाला, जिसके अंदर केमिकल्स है, वो धीरे धीरे क्या होंगे, डिजोल्व होंगे। डिजोल्व होकर जो हमारे जो वाटर टेबल से नीचे के अंदर बनी हुई है उसमें पहुंच जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो वाटर टेबल से, जो हम नलकूप से या पानी ले रहे हैं हमारा वाटर टेबल से पानी, वो उसमें डिजोल्व हो जाएंगे। तो उस पानी को, जो बहुत बरसों जो शुद्ध पानी है, उसको भी क्या करेंगे, खराब कर देंगे, हमारा इंप्योरिटीज डेवलप कर देंगे। तो ये भी एक तरीका नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, डेंजर ऑफ सीपेज ऑफ द केमिकल क्या होंगे, सीपेज हो जाएगी हमारी फ्रॉम दिस लैंडफिल पॉल्यूटिंग द अंडर वाटर रिसोर्स। अंडर वाटर को हमारे क्या होंगे, हमारा पॉल्यूटेड कर देंगे हमारा। सो सॉल्यूशन टू ऑल दिस कैन ओनली बी ह्यूमन बीइंग्स बिकमिंग मोर सेंसिटिव टू दीज इन्वायरमेंटल इशूज। तो यहाँ पे हमें क्या होता है, इन इन्वायरमेंट इशू निपटने के लिए हमें एक सेंसिबल तरीके से निपटना होगा यहाँ पे। तो ऑल वेस्ट कैटेगराइज इनटू द 3 टाइप। जो वेस्ट है इसको हमने क्या किया है, एक सेंसिबल तरीके से निपटना है। तो इसके लिए हमने 3 तरीके इसमें अपनाए। या तो बायोडिग्रेडेबल हमें बनाया है, उसको 3 बेटे कि जो बायोडिग्रेडेबल उनको अलग कर दो हमारा, या पे जो काम में आ सकते हैं उनको क्या करना, रिसाइकल कर दो हमारा। एंड तीसरा हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल में इसको क्या करना, हमारा चेंज कर देना हमारा यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे 3 कैटेगरीज में हमने इसको क्या किया, चेंज कर दिया। द नीड टू रिड्यूस अवर गार्बेज जनरेशन शुड बी ए प्राइम गोल। सबसे पहले तो हमारे क्या हुआ, जो गार्बेज है, हमारा जो कचरा है, उसको हम कम से कम जनरेट करें। इंस्टेंट वी कैन इंक्रीजिंग द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोजेक्ट्स, है ना। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट को यूज करने की जगह हम बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट का यूज करें आपको, है ना। स्टेट गवर्नमेंट across the countries are trying to push for the reduction of use of plastic and other eco-friendly packaging। यहाँ पे क्या होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो प्लास्टिक को बैन, क्योंकि प्लास्टिक्स क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इसकी जगह क्या होती है, इको फ्रेंडली पैकेजिंग का यूज करने के लिए बोलते हैं आपको, कागज की थैलियाँ यूज करो, कपड़े की थैलियाँ यूज करो, बैग का यूज करो, यहाँ पे कहते हैं जूट का यूज करो, जूट बैग्स का यूज करो, यहाँ पे कहा जाता है आपको। हॉस्पिटल जनरेट हजार्डस वेस्ट। जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनसे क्या होता है, कई नुकसानदायक वेस्ट हमें निकलते हैं, देखने को मिलते हैं, एंड जिनको हमें क्या डिसइंफेक्टेंट करने की जरूरत होती है। और जिसमें क्या होते हैं, आपके क्या बैक्टीरिया जो हमें देखने को मिलेंगे आपको, और अदर हार्मफुल केमिकल्स होंगे, एंड आल्सो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो रोग पैदा करते हैं हमारा। सच वेस्ट आर रिक्वायर्ड केयरफुल ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल्स। तो इनको डिस्पोज करने से इनको केयरफुल ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। द यूज ऑफ इंसिनरेटर्स, एक इक्विपमेंट होता है हमारा इंसिनरेटर्स, उसमें क्या होता है 90 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होता है, जला दिया जाता है हमारा। क्रूशियल टू डिस्पोज ऑफ द हॉस्पिटल वेस्ट को हमारा उसमें जला दिया, बर्न किया जाता है।
इलरिपेरेबल कंप्यूटर, इसके अलावा जो होते हैं जो कंप्यूटर वेस्ट हमारी बात करते हैं, जो इलरिपेरेबल है हमारे कंप्यूटर वेस्ट है, जिनको कंप्यूटर को जो आपके लिए खराब हो गए। अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करते हैं, टीवी है, फ्री ये रेडियो है, मोबाइल्स हैं, ये हमारे ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहलाते हैं, ई वेस्ट कहते हैं हमारा। सो ई वेस्ट आर बरीड इन द लैंडफिल्स एंड इंसिनरेटेड, या तो इनको लैंड में भर देते हैं या क्या कहते हैं इनको जला दिया जाता है हमारा। रिसाइकल इज द ओनली सॉल्यूशन, इनका तरीका क्या होता है, इनको हम क्या कहें, हम रिसाइकल करें, सॉल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट के लिए हमारा। प्रोवाइड इट टू कैरी इट आउट इज एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैटर, जिनका रिसाइकल करना एनवायरमेंटली मैनर से, तो जो चीज़ काम की आने वाली जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर जो लगे हुए उनको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर सकें हमारा। एल्यूमिनियम है तो अलग चला गया, मेटल है तो अलग चला गया, कुछ और पदार्थ अलग चले गए, है ना, और जो डिस्पोज होने वाला डिस्पोज करना है, और बाकी जो मेटल्स है वो मेटल इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर हो जाए। तो रिसाइकल करना बहुत अच्छा तरीका रहता है। जैसे कि एक केस स्टडी ऑफ द रेमेडी फॉर द प्लास्टिक वेस्ट, एक प्लास्टिक की जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसके लिए केस स्टडी किया गया। यहाँ पे क्या हुआ, प्लास्टिक शक मैन्युफैक्चर थे हमारे बेंगलोर के अंदर, अहमद खान साहब के बारे में बात करते हैं हमारा। इन्होंने क्या किया, पॉली ब्लेंड को बनाया, इन्होंने प्लास्टिक को यूज करते हैं, इन्होंने एक मिक्सचर, एक फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक को लिया हमारा, वेल डेवलप्ड बाय हिज कंपनी। यहाँ पे इसमें जो प्लास्टिक का जो बनाया दाने बनाए उसमें क्या हुआ, उन्होंने बिटुमिन को मिक्स कर दिया। बिटुमिन को मिक्स करके क्या किया, हमारा एक रोड्स पे एक लेयर्स को इन्होंने फॉर्मेशन करने का काम किया। इसको ये कोलैबोरेशन दिया इनको साथ में आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड द बेंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन ने इसका साथ दिया। यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ पे है ना, जो पॉली ब्लेंड इन्होंने बनाया हमारा एंड बिटुमिन जो दोनों मिक्स था हमारा, इंक्रीज द रोड लाइफ बाय द फैक्टर्स ऑफ 3 ऑफ द 3। हमें जो तीनों मिक्स है हमारे, इन्होंने यहाँ पे क्या प्लास्टिक्स की जो लेयर हमारी उस रोड की लाइफ जो थी हमारी कई गुना बढ़ा दी हमारी। द रॉ मटेरियल फॉर द क्रिएटिंग पॉलीब्लेंड इज एनी प्लास्टिक फिल्म वेस्ट, यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे तो रोड की जो लाइफ थी हमारी, जो पॉलीब्लेंड इन्होंने बनाया उसमें प्लास्टिक साथ जो इन्होंने बिटुमिन को मिला है इससे, और उसका क्या हुआ, रोड को बनाने का काम किया। तो रोड तो हमारे उसकी क्या हुआ, लाइफ बढ़ गई यहाँ पे देखने को, और ये वेस्ट प्लास्टिक था इसका भी यहाँ पे यूज होने लगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रोकेमिकल एंड इट्स इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारे एग्रीकल्चर का यूज़ करते हैं उसमें कई तरह के केमिकल्स का यूज़ करते हैं, और ये केमिकल्स भी क्या करते हैं हमारे लैंड का, आपका वाटर का क्या करते हैं हमारा, और एयर में क्या करते हैं, पोल्यूशन करने का काम करते हैं। और उसका इफेक्ट क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। ड्यूरिंग द ग्रीन रिवोल्यूशंस की बात की हमारी, जब बात की थी हमारे नॉर्मन बोरलॉग ने हमारी बात की थी, और एम.एस. स्वामीनाथन जो इंडिया की बात करते हैं हमारे, है ना। तो यूज ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज एंड पेस्टिसाइड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज हुए एज इंक्रीज मैनफोल्ड एनहांसिंग द फूड प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, इनका यूज तो हुआ पर इनकी वजह से क्या हुआ, हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा हमारा, पर ये प्रोडक्शन जो केमिकल का यूज किया इन्होंने हमारे क्या हुआ, पॉल्यूशन क्रिएट किया हमारा। यहाँ पे क्या हुआ, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्यूगिसाइड्स का हमने यूज किया। दे ब्रिंग इंक्रीजिंगली, आज तक हम इनको तेजी से बड़ा यूज करते आ रहे हैं। दिस इंसिडेंटली आल्सो टॉक्सिक टू द नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, जिसका हम यूज कर रहे हैं तो वहाँ के अलावा क्या होते हैं, जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म उनमें क्या होता है, टॉक्सिक इफेक्ट देने का काम करते हैं। डेट आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सॉइल इकोसिस्टम, जिनका जो हमारे सॉइल के लिए अच्छे थे ऑर्गेनिज्म थे, है ना, उनका भी इन पे इफेक्ट होने लगा, और इसके से क्या हुआ, सॉइल इकोसिस्टम हमारा गड़बड़ाने लगा हमारा यहाँ पे। तो इसके लिए क्या किया, हमारा केस स्टडी की गई कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इसके लिए प्रमोट किया गया कि हम कम से कम पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड या फंगिसाइड्स का यूज करें, और इसके लिए अब हमें प्रमोट किया था ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम चले यहाँ पे, ताकि कम से कम केमिकल्स का यूज हो। तो केमिकल जब सोइल में मिलेंगे या प्लांट में इनकी कंटेंट बढ़ेगी तो अल्टीमेटली जो ह्यूमन्स है या और जो अदर एनिमल्स को खा रहे हैं उनकी हेल्थ को भी क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे केस स्टडी ली गई हमारे, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग को शुरू किया गया, इन्हें साइक्लिकल, है ना, जीरो वेस्ट प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया हमारा। वर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द वन प्रोसेस आर द साइकल्ड इन द न्यूट्रिएंट फॉर द अदर प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक जीरो वेस्ट चीज क्या हो गया, एक खेती से हमारा कोई या किसी प्रोसेस के द्वारा हमारे जो न्यूट्रिएंट, जो हमारे वेस्ट मटेरियल है उसको रिसाइकल किया गया, और रिसाइकल करके इसको क्या गया, दूसरे प्रोसेस के लिए क्या, जैसे कि आप जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है आपका,
खेती करने के बाद जो बचता है उसको हमने क्या कहा, डिकम्पोज कर दिया। उसकी क्या हमने क्या बनाई, ये हमारी खाद बना ले। और उस खाद को जब आप दूसरी बार जब फसल कर रहे हो तो उसके अंदर क्या करोगे, आप उस ऑर्गेनिक बायो कंपोस्ट को उस खेती के लिए यूज करो, आपको लिया है तो वो क्या हुआ, एक प्रकार से आपका क्या हुआ, एक फर्टिलाइजर के रूप में काम होगा और जीरो वेस्ट होगा। और ये जो फर्स्ट वाली क्रॉप थी उसका दूसरी वाली क्रॉप में यूज हो गया। दिस अलाउ द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन बढ़ाने में भी यूज किया। जैसे कि यहाँ पे रमेश चंद डागर की बात करते हैं, हमारा ए फार्मर ऑफ सोनीपत हरियाणा कहते हैं, ही डूइंग जस्ट, उन्होंने ना ऐसा ही किया, ही इंक्लूड बी कीपिंग। उन्होंने यहाँ पे क्या होगा, बी कीप हमारी जो क्रॉप फीडिंग थी उसके साथ और बी कीपिंग शुरू की, डेयरी मैनेजमेंट शुरू किया, वाटर हार्वेस्टिंग शुरू किया हमारा, और कंपोजिटिंग द एग्रीकल्चर एंड कंपोजिंग एग्रीकल्चर का यूज किया, इन्हें चेन ऑफ प्रोसेस के रूप में यूज किया, विच प्रोडक्ट विच सपोर्ट ईच अदर एंड अलाउ एन एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल और सस्टेनेबल वेंचर के रूप में हम कहते। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, साथ साथ बी कीपिंग क्या हो गया हमारा, पॉलिनेशन को बढ़ाई गया हमारा, डेयरी मैनेजमेंट क्या हुआ आपको, जो एग्रीकल्चर से आपका जो आपने जो घर पर जो आपके पौधे हैं आपको वो क्या होता है, डेयरी मैनेजमेंट में काम आ रहा है आपको, उनके लिए खर चूरी के रूप में एनिमल्स के लिए काम आता है। और जो वहाँ पे जो गोबर गैस बन रहे, जो गोबर निकल रहा है, गोबर को आपने क्या किया वहाँ पे आपने खेतों में छिड़क दिया, आपने देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग, यहाँ पे देखने की वाटर को जो पानी का बरसात का पानी जो बह रहा था उसको उन्होंने रखा, उन्होंने सुरक्षित रखा, पॉन्ड बनाए, छोटे छोटे बनाए, कंपोजिटिंग किया है ना, कंपोजिट खाद बना और एग्रीकल्चर में उसको एक चेन के रूप में यूज किया हमारा। तो इस प्रकार से एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल सस्टेनेबल वेंचर्स इन्होंने बनाया यहाँ पे, जो यहाँ पे क्या होता है जीरो वेस्ट पे था और साइक्लिक, एक की चीज दूसरे में प्रोसेस में काम आ रही थी, यहाँ पे देखने को मिला था। देयर इज नो नीड टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर, इसमें क्या हुआ यहाँ पे कोई केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं हुआ फॉर क्रॉप के लिए। एज कैटल एक्सक्रीटा जो डंग था वो यूज हुआ एज ए मैन्योर, खाद के रूप में यूज में आ गया। क्रॉप वेस्ट इज यूज टू क्रिएट कंपोजिट, जो क्रॉप वेस्ट थी वो कंपोजिट के रूप में काम है, खाद बनाने में काम है, विच कैन बी यूज इन नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में काम है एंड कैन बी यूज टू जनरेट नेचुरल गैस, यानी बायोगैस हमने बनाने का, सेटिस्फाइंग द एनर्जी नीड ऑफ द फॉर्म, जो एक फॉर्म के लिए खेती के लिए जो हमारा जो पानी था हमारा जनरेटर चलाने के लिए, हमारी जो गैस था वो उसके रूप में काम आया, हमारे देखने को मिला। तो एस्थेटिक्स अबाउट द स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन एंड हेल्प on the practicing the integrated organic farming, डांगुरे created हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब। तो इन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कई 50 से ज़्यादा ग्रुप, इन किसानों के ग्रुप बनाए और उनको ये चीज़ें सिखाने का काम किया, किसके द्वारा, हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब के द्वारा इन्होंने ऐसा करते आ रहे हैं ये चीज़ को। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में। ये बड़ा खतरनाक हमें देखने को मिलता है, क्योंकि होता है रेडियो एक्टिव होता है, न्यूक्लियर एनर्जी हैज़ टू वेरी सीरियस इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स हमारे क्रिएट करते हैं हमारा। फर्स्ट, एक तो एक्सीडेंटल लीकेज, अगर रेडियो एक्टिव वेस्ट का जो हमारे हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं हमारे देखने को बात करते हैं, तो उनका एक्सीडेंटल लीकेज होता है, तो ये भी हमारा इनहेरिटेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, हमारा जीनोम्स का हमारा चेंज करते हैं, क्रोमोसोम नंबर। यहाँ पे दो स्टेट जो यहाँ पे एक्सीडेंटल जो हमारा हुआ है उनके दो के बारे में, एक तो 3 माइल आइसलैंड ट्रेजेडी हमारी हुई थी, आयरलैंड के अंदर देखने को मिलती थी, और दूसरा चिनोबियल डिजास्टर जो हमारे रूस के अंदर हुआ था। ये एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन में हमारा यहाँ पे लीकेज हमें हुआ गया था, रेडियो एक्टिव लीकेज हुआ था। सेकंड जो होता है हमारा यहाँ पे क्या करना है, सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। यहाँ पे क्या होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो निकलता है ना, उसको हमें क्या होता है एक सेफली उसको डिस्पोज करने की जरूरत होती है हमारा। यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ा कारण जो होता है रेडिएशन हमें देखने को मिलता है हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट का, हमारा कुछ म्यूटेशन प्रोड्यूस करता है हमारा एट ए वेरी हाई रेट के साथ करता है, जो कि एक्सट्रीमली डेंजर हमें देखने को मिलता है। न्यूक्लियर वेस्ट इज ए एक्सट्रीमली पोटेंट पॉल्यूशन होता है हमारा एंड हैज टू बी डील विथ ऑलमोस्ट कोहेजन, में बहुत सावधानी के साथ इसको में क्या करना हमारा से निमटना जरूरी है। इट हैज़ बीन रिकमेंडेड किया गया है द स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट आफ्टर सफिशिएंट pre-treatment should be done in suitable shielded container buried within the rock about 5 meters deep into the earth surface। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं उनको सफिशिएंट प्री मैच्योर ट्रीटमेंट करना जो होता है, एक बड़े बड़े बैग बक्से होते हैं हमारे उसके अंदर बंद करके हमारा सील्ड करके और ज़मीन के नीचे 500 मीटर नीचे तक डीप अर्थ में उसको डाल दिया जाता है ताकि इससे बचाव किया जा सके, हमें देखने को मिले हमारा। पर यहाँ पे टेंशन क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी के चांस रहते हैं, और जिसकी ज़मीन के नीचे डालोगे वो, और जिसके पास जिस टाउन के पास डालोगे, जिसकी ज़मीन डालोगे वो इसमें क्या करेगा, ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है हमारा कि भाई मेरे ही ज़मीन के नीचे क्यों, कभी लीकेज हुआ तो मेरा क्या होगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है यहाँ पे।
यहाँ पे हम बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरली ऑक्योरिंग फिनोमिना होता है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या चीज़ है? एक प्रकार से क्या होता है, एक आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे आपको खेतों के बगल में क्या होगा, एक प्लास्टिक शीट्स के ऐसे हाउसेस बने होते हैं, आपको देखने को मिलेगा, और जिसके अंदर क्या होता है प्लांट्स को क्या होता है ग्रो किया जाता है हमारा। तो जो क्या होता है, जो प्लांट्स के अंदर जो होती है, जो CO2 होता है हमारा, जो CO2 रिलीज होता है हमारा, देखने को मिलता है हमारा CO2, ये CO2 जो होता है हमारा क्या करता है, ये रेडिएशंस को क्या कैप्चर करने का काम करता है हमारा। और उस जो शीट आपको देखने को मिलती है आपको, उसके अंदर क्या होती है, हीट आपकी इंक्रीज होने लगती है हमारा। अब जो हीट है और ये CO2 है, जो दोनों में देख रहे हैं, ये क्या होते हैं कोल्डर एरियाज के अंदर, जो ठंडे जो प्लेस होता है हमारा, या ठंड का समय होता है, उस समय क्या होता है, एक है ना, एक फर्टिलाइजर इफेक्ट के रूप में काम करता है प्लांट के रूप में, और प्लांट तेजी से क्या होता है ग्रो करने का काम करता है। सिमिलरली क्या होता है, यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर के आसपास क्या होता है, एक एटमॉस्फेयर बना हुआ होता है। जो सोलर रेडिएशंस आता है हमारा, वो सोलर रेडिएशंस क्या होता है, वापिस ये इस एटमॉस्फेयर को पार करके बाहर नहीं जा पाता है हमारा। तो यहाँ पे क्या होता है, हीट जो होता है कंटिन्यूसली क्या होती है हमारी बढ़ रही है हमारा। और इसके लिए दूसरा जो बड़ा कारण होता है वो CO2 हमें देखने को मिलता है। CO2 अदर सोर्सेज से हमारा निकल रहा है हमारा। तो ये दोनों ही इफेक्ट क्या होते हैं हमारे, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में काम करते हैं, रेडिएशन और CO2 का इंक्रीमेंट हमारा होना, और धीरे धीरे ये एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को क्या हमारा बढ़ा रहे हैं। इसी को हम क्या होते हैं ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। अब टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा, हमारे ग्लेशियर्स पर पड़ेगा। ग्लेशियर्स क्या होंगे, लगातार पिघलते हैं, इससे हमारा समुद्र का लेवल क्या हो रहा है, हमारा सी लेवल, हमारा वाटर लेवल बढ़ता चला जा रहा है। रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, जो कोस्टल एरियाज पे जो हमारे शहर बसे हुए वो धीरे धीरे क्या होंगे, डूबने के कगार पे हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इसी के बारे में समझाया गया है किस प्रकार से बात होगी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरली ऑक्योरिंग फिनोमिना होता है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस को आपको और एटमॉस्फेयर को गर्म करने को, टेम्परेचर बढ़ा रहा है हमारा। यहाँ पे जो रीजन आपको देखने को मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हमें देखने को मिलती है, आर कॉमनली नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में काम करती है हमारा, बिकॉज दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देने का काम करें। इंक्रीज द लेवल ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस हैज लीड टू कंसिडरेबल हीटिंग ऑफ द अर्थ लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग करा रही है हमारी। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरीज की बात करें हमारा, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज 0.6 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर बढ़ चुका है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है। मोस्ट ऑफ इट्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 डिकेड, 3 सालों के अंदर हमारे 0.6 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर बढ़ चुका है हमारा। दिस राइज ऑफ टेम्परेचर लीडिंग टू द डिटेलेशन ऑफ चेंजेस इन द एनवायरमेंट एंड रिजल्टिंग द ओड क्लाइमेटिक चेंजेस हमें देखने को मिलता है, जो कि अल नीनो इफेक्ट के रूप में देखने को मिलता है हमारा। Thus leading to increased melting of the polar ice caps as well as other places like the Himalayan snow caps। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ों में, यहाँ पे जो टेम्परेचर हमारा चेंज हो रहा है हमारा, इससे पे क्या अल नीनो इफेक्ट हो रहा है। अल नीनो इफेक्ट क्या होता है, पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो एयर गर्म होगी हमारी, है ना, वो एयर इक्वेटर से क्या होगी हमारी पोल्स की तरफ मूवमेंट हमारे करने के, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर, जो हवा चलती है हमारी तेजी से, हमारी हवा चलती है, इन हवाओं की वजह से क्या होंगे हमारे कई तरीके क्या होते हैं, तूफान डेवलप होंगे, साइक्लोन्स डेवलप होते हैं हमारे देखने को मिलते हैं हमारे। ये सब क्या होता है, अल नीनो इफेक्ट कहता है। दूसरा क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर बढ़ेगा इसका इफेक्ट क्या होगा, पोलर आइस कैप पे पड़ेगा, ग्लेशियर हमारे पिघलने शुरू हो जाते हैं हमारे यहाँ पे। सो ओवर मैनी ईयर्स दिस विल रिजल्ट इन राइज इन द सी लेवल, हमारा समुद्र का पानी का लेवल क्या होता है, बढ़ रहा है, एंड कैन सबमर्ज मेनी कोस्टल एरियाज को क्या होता है, डुबोने के कगार पे हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कई कंट्रीज हैं जो डूबने के कगार पे, वो क्या होती है, चिल्ला रही हैं कि भाई बचाओ, इस ग्लोबल वार्मिंग को कैसे ना कैसे कम करने की कोशिश करो। तो हमें क्या करना है, हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कटिंग डाउन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स को हमारा क्या होना, कम से कम यूज करें, ताकि वातावरण में CO2 कम से कम हमारी जाए हमारा। इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेज, जब एनर्जी का यूज करते हो वो एफिशिएंट हो हमारा। आज हम क्या सोलर एनर्जी की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना, यहाँ पे देख रहे हो। रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, सबसे बड़ा कारण है फॉरेस्ट का खत्म होना। तो हम क्या होते हैं, फॉरेस्ट को खत्म होने से बचाएं, ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करें। प्लांटिंग ट्री शो डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, है ना, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो प्लांटिंग ट्री, हम प्लांट ज़्यादा प्लांट लगाएं और पॉपुलेशन को कम से कम यूज करें, क्योंकि प्लांट ज़्यादा उगेंगे तो वो CO2 के लेवल को क्या करेंगे, कम करने का काम करेंगे यहाँ पे, है ना।
इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है, आल्सो बीइंग टेकन टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। और हमारे सब देशों को मिलकर करने का काम है, एक इनिशिएटिव लें, हमारा एक तैयार करें, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेज है, मीथेन की बात करें या कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, इनका कम से कम हम यूज करें, ये इनका रिलीज कम से कम ऐसा हो, ऐसा हम कुछ तैयारी करें, हमारा देखने को बात करते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में देखो बताया गया, हमारा सन है, सन का रेडिएशन आ रहा है, कुछ रेडिएशन तो हमारा चला जाता है हमारा, पर कुछ रेडिएशन क्या होता है, एटमॉस्फेयर के कारण क्या होता है, एनवायरनमेंट में ही रह जाता है हमारा, जिससे टेम्परेचर क्या होता है हमारा बढ़ जाता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब द लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ एंड एमिट इट अगेन, एमिट करती हैं टुवर्ड द अर्थ। दिस साइकिल कंटिन्यू टिल द अर्थ सरफेस हैज नो लॉन्ग वेव रेडिएशन एमिटेड, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे ये रेडिएशन अर्थ के अंदर ही रहता है हमारा, और लगातार इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात की हमारी। यहाँ पे देखते हैं सबसे ज़्यादा जो रोल है 60% रोल कार्बन डाइऑक्साइड का देखने, उसके बाद देखेंगे तो मीथेन हमें देखने को मिलता है, और 40% क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हमें देखने को मिलता है, और नाइट्रस ऑक्साइड 6% रोल हमें देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा, फिर मीथेन, फिर CFC और नाइट्रस ऑक्साइड 6% हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप याद रखिएगा। यहाँ पे ओजोन डिप्लेक्शन एंड इट्स स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ओजोन के बारे में, जो ओजोन होता है हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही कम अमाउंट में हमें देखने को मिलता है हमारा। ये इसकी अमाउंट जो होती है हमारी, जो अर्थ की सरफेस है, लगभग 16 टू लेकर 25 किलोमीटर की रेंज की ऊंचाई पे देखें तो ओजोन पर इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। अगर NTP की बात करें, नॉर्मल की बात करें, हमारे इक्वेटर की बात करें, तो ओजोन की जो मोटाई होती है लगभग 3 मिलीमीटर के आसपास देखने को मिलती है, और जो हमारे पोल्स होते हैं वहाँ पर इसकी मोटाई लगभग 4 मिलीमीटर के आसपास देखने को मिलती है हमारा। अब इस ओजोन में ही कमी हो जाना देखने को मिलती है, इस ओजोन की लेयर में ही छेद हो जाना, हमारा होल हो जाना, क्या कहलाता है, ओजोन डिप्लेक्शन कहलाता है हमारा। तो ये ओजोन डिफ्लेक्शन है फर्स्ट टाइम 1985 के अंदर निम्बस 7 जो सैटेलाइट था हमारा, उसके द्वारा सर्वप्रथम अटलांटिका में देखा गया, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे ओजोन की बात करते हैं, एक बैड ओजोन होता है, एक गुड ओजोन होता है। सो बैड ओजोन फॉर्म्ड इन द लोअर एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है, यानी ट्रोपोस्फीयर लेयर में हमें देखने को मिलता है, डेट हार्म प्लांट्स एंड एनिमल्स को हार्म करता है हमारा। गुड ओजोन की बात करें हमारा आल्सो प्रेजेंट होता है, दिस ओजोन इज फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर में हमें देखने को मिलता है, कॉल्ड द स्ट्रेटोस्फीयर हमारा कहलाता है हमारा। दैट इज एक्ट एज ए शील्ड एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, जो कि क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हमारा क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है हमारा, और उसके इफेक्ट से हम लोगों को बचाने का काम करता है यहाँ पे। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, डिफरेंट जोन्स हमें देखने को मिलते हैं। जो सबसे ज्यादा पृथ्वी के पास हमें जो जोन वो होता है ट्रोपोस्फीयर हमें देखने को मिलता है हमारा, देखने को मिलता है। उसके बाद करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर हमें देखने को मिलता है, इसके बाद मेसोस्फीयर होता है, और सबसे ऊपर की तरफ जो बाहर की तरफ होता है वो आइनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर हमारा देखने को मिलता है हमारा। तो 4 डिफरेंट जोन्स को हम एटमॉस्फेयर को डिवाइड करते हैं। सो जो यूवी रेज होता है हाईली इंजीरियस होती है हमारी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और यूवी रेज क्या होती है, स्किन कैंसर या म्यूटेशन करने का काम कर सकते हैं। द थिकनेस ऑफ द ओजोन इज ए column of the air from the ground to the top of the atmosphere is measured in term of Dapson unit में DU यूनिट में इसको नापने का काम करते हैं हमारा। So ozone gas is continuously formed by the action of UV rays on the molecular oxygen। तो जो ऑक्सीजन होती है हमारा उसमें क्या होता है हमारा, इसकी वजह से क्या होता है हमारा, ये कंटिन्यूस ओजोन लेयर का फॉर्मेशन एंड आल्सो डिग्रेडेड द मोलिकुलर ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है हमारी। तो यहाँ पे ओजोन लेयर कंटिन्यूसली क्या होती है, यूवी रेज के एक्शन की वजह से क्या होती है, फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जो कि मोलिकुलर ऑक्सीजन से O3 हमें देखने को मिलती है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपके मिलते रहते हैं आपको यहाँ पे, एंड आल्सो डिग्रेडेड, और ये डिग्रेड होते हैं आपके इसके अंदर जो ओजोन लेयर है यूवी रेज और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण आपके क्या होते हैं, O2 और O में और मॉलिक्यूल्स और एटम्स में टूट जाते हैं हमारा इन द स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर में देखने को मिलता है। ओजोन डिग्रेडेशन एनहांस बाय द क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है इसके द्वारा भी इसका एनहांसमेंट देखने को मिलता है हमारा। CFC यूज होती है हमारे आजकल रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स में यूज की जाती है। CFC जो होती है डिस्चार्ज इन द लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर मोर अपवर्ड टू रीच द स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर हमें देखने को मिलती है। ये आपके जो ट्रोपोस्फीयर में हमें देखने को मिलती है उससे आपके क्या होते हैं हमारी, ये अपर पार्ट स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाती है हमारी। जो स्ट्रेटोस्फीयर होती है यूवी रेज एक्ट ऑफ देम
रिलीजिंग द क्लोरीन आयन। यहाँ पे स्टूडेंट जो यूवी रेज एक्ट होती है, जो एक्ट करती है यहाँ पे काम करती है, क्लोरीन आयंस को क्या होते हैं रिलीज कर देती है यहाँ पे। सो क्लोरीन आयन जो होते हैं डिग्रेड द ओजोन रिलीजिंग मॉलिक्यूल्स, ये ओजोन को उनको रिलीज करते हैं हमारा, विच दीज एटम्स एक्टिंग merely एक कैटेलिस्ट के रूप में काम करता है। क्लोरीन्स एटम्स आर नॉट कंज्यूम इन दिस रिएक्शन। यहाँ पे बात क्या होती है, जो एक क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ हमारा जो हमारे लाइट डिकम्पोजिशन की रिएक्शंस होती है उसके द्वारा 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में क्या करती है बदल देती है हमारा। तो एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल से हमारे लिए एक ओजोन की लेयर को खत्म करने के लिए बहुत जरूरत है, बहुत नुकसानदायक होता है। और जो CFC होती है हमारा, ये रेफ्रिजरेटर्स होते हैं हमारे, इनके द्वारा निकलती है। इसके अलावा जो हमारे जेट्स निकलते हैं, एरोप्लेन्स निकलते हैं, इनके द्वारा भी CFC में आपको रिलीज किया जाता है, हमें देखने को मिलता है हमारा। तो ये इस प्रकार से ओजोन का डिप्लेक्शन हमें देखने को मिलती है। ये ओजोन होल आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, ओजोन होल इन द एरिया अबाउट द अटलांटिका में देखने को मिला, शो इन पर्पल कलर में देखने को मिलता है, जो कि थिनेस्ट लेयर है हमारा। ओजोन थिकनेस इन गिवन इन द डेप्सन यूनिट में की जाती है हमारी, है ना, यहाँ पे शोन इन द कलर वॉयलेट टू द रेड हमारा देखने को मिलता है हमारा। ओजोन होल ओवर अटलांटिका डेवलप ईच ईयर बिटवीन द लेट अगस्त में डेवलप होता है हमारा, एंड क्लियरली आपके अक्टूबर में देता है। ये कट से आपका जो पिक्चर लिया हुआ है नासा के द्वारा लिया गया है, आपको देखने को मिलता है हमारा। Hence, whether CFCs are added in the stratosphere, they have permanent and continuous effect होता ओजोन लेवल को हमारा खत्म करता है हमारा देखना। Although ozone depletion is occurring widely in the stratosphere, this depletion is particularly marked over the Atlantic region पे हमें देखने को मिला। This has resulted in formation large area of thinned ozone layer, commonly इसको क्या कहते हैं ओजोन जोन कहते हैं हमारा। यूवी रेडिएशन होता है ऑफ द वेवलेंथ शॉर्टर देन द UVB जो बात करते हैं आर ऑलमोस्ट कॉम्पैक्टली अब्जॉर्ब बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। जो UVB होती है हमारी, UVA, UVB, UVC जो होती है हमारी, 3 तरह की UVs होती है। जो UVB होती है हमारी वो क्या होती है, जो ये शॉर्टर वेवलेंथ की हमें देखने मिलती है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर जो ओजोन के द्वारा क्या होती है हमारी एब्जॉर्ब कर ली जाती है और उसको इंटैक्ट कर देती है हमारे। बट UVB जो डैमेज होती है हमारी DNA क्या होती है हमारी जो म्यूटेशन और अदर रीजन्स के करने का कारण होता है। अदर जो UV के A और C की बात है ये तो क्या होती है एब्जॉर्ब होगी, पर UVB जो होती है हमारी अगर ओजोन लेयर नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो ये हार्मफुल होती है और ये क्या करती है हमारी कोजेज एजिंग ऑफ द स्किन करने का काम करती है, डैमेज कर देती है स्किन को, स्किन कैंसर करती है और वेरियस टाइप ऑफ स्किन कैंसर डेवलप करती है। ह्यूमन आइज को भी इफेक्ट करती है। कोर्निया जो अब्जॉर्ब UVB रेडिएशन करती है, अगर रेडिएशन अब्जॉर्ब होगा इटको द हाई डोज ऑफ UV क्या होते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ कोर्निया करेगी, जिससे स्लो ब्लाइंडनेस डिजीज आपको देखने को मिलेगी, आपको कैटरेक्ट हो सकता है हमारा। सच एक्सपोजर में परमानेंटली डैमेज द कोर्निया को भी हमारा डैमेज कर सकती है हमारा। तो यहाँ पे क्या किया, इस ओजोन को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स की हमारी क्या की ओजोन एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डेवलप हुआ यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। सो मॉन्ट्रियल जो कि हमारा कनाडा में हमें देखने को मिलता है हमारा, ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए इफेक्टिव प्रोटोकॉल आएगा जो इफेक्टिव हुआ इन 1989 के अंदर। इट कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के कंट्रोल करने के रिलेशन में बनाया गया हमारा। तो 1987 की बात करेंगे, 27 जो कंट्रीज थी हमारी जो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर जो हमारे जो ओजोन लेयर की हम बात करते थे, हमारे जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर देखने को मिलती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हमारे क्या हुए यहाँ पे साइन किए गए हमारे। और अभी तक लगभग 175 देशों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे क्या हुए हमारे सिग्नेचर किए हुए हैं। और ये जो हमारी प्रोटोकॉल हुआ हमारा, ये लागू हुआ 1989 के अंदर हमारा लागू हुआ, ताकि जो ओजोन लेयर है उसको कम से कम हम उसको कम से कम किया जाए, CFC का यूज कम से कम किया जाए यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्रेडेशन बाय द इम्प्रॉपर रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस, यहाँ पर देखा गया हमारा। तो यहाँ पे क्या किया, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को देखा गया हमारा। आल्सो बाय इम्प्रूव प्रॉपर यूटिलाइजेशन को करने की जरूरत है। इसके लिए क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन को रोकना करना था हमारा। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक द ओवर कल्टिवेशन की वजह से, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग की वजह से और डिफॉरेस्टेशन की वजह से, द पुअर इरीगेशन प्रैक्टिस के कारण रिजल्टिंग द एक्रिड पैचेज ऑफ द लैंड, हमारी जो जमीन थी वो हमारी क्या होगी, हमारी बंजर जमीन बनती चली जा रही है हमारी। व्हेन द लार्ज बैरन पैचेज एक्सटेंडेड मीट ओवर
टाइम ए डेजर्ट इज क्रिएटेड। और ऐसे जो एक्रिड लैंड जो लंबे समय तक पड़ी रहेगी, बनते जाएंगी, इससे क्या होगा, डेजर्ट हमारा क्रिएशन हमारा होता चला जाए। इंटरनेशनली इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड दैट डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम नाउअडेज। इस प्रकार से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो जंगलों को हम काट रहे हैं, हमारा एक बहुत प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम है हमारा, पर्टिकुलरली ड्यू टू इंक्रीज अर्बनाइजेशन। जैसे शहरों का निर्माण बढ़ता जा रहा है, वैसे इनकी वजह से इनका यूज ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी भी बढ़ती जाती है हमारी। वाटर भरेगा तो क्या होगा, लवणता हमारे सॉइल में बढ़ती जाएगी। इरिगेशन विदाउट द प्रॉपर ड्रेनेज हम करते हैं, हमारा वाटर लॉजेस कंडीशन बनती है हमारी, और वाटर लॉजेस इन द सॉइल जब होता है हमारा, बिसाइड अफेक्टिंग द क्रॉप को हमारा अफेक्ट करेगा हमारा। वाटर लॉजिंग ड्रो सॉल्ट टू द सर्फेस ऑफ सॉइल, और क्या होगा, जो वाटर लॉजिंग होगी वहाँ पे सॉल्ट हमारी जमीन पे क्या होगा, इकट्ठा होने लगेगा हमारा। दिस सॉल्ट इज डिपोजिटेड एज ए थिन क्रस्ट के रूप में जमा होता है सरफेस की लैंड पे, एंड स्टार्ट कलेक्टिंग द रूट्स ऑफ द प्लांट, और धीरे धीरे क्या होती है, प्लांट्स की रूट में जमा होगा। दिस इंक्रीज सॉल्ट कंसंट्रेशन इज इनिमिकल टू ग्रोथ ऑफ द क्रॉप एंड एक्सट्रीमली डैमेजिंग टू द एग्रीकल्चर। धीरे धीरे साल्ट का जमा होना, प्लांट्स के लिए रूट में जमा होना, ये धीरे धीरे क्या होती है, हमारी जमीन को, एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचा रही है हमारा। वाटर लॉजिंग एंड द सॉइल सैलिनिटी आर द सम ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लम दैट हैज कम इन वेक ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उसमें कहीं ना कहीं एक रोड़ा जरूर है, हमें देखने को मिलती है हमारी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है, जंगलों को काटना हमारा डिफॉरेस्टेशन है हमारा। डिफॉरेस्टेशन है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, है ना, एरियाज टू द नॉन फॉरेस्ट वंस में बदलना हमारा। According to the estimate, about 40% forest has been lost in the tropics region में हमारा क्या हुआ, लॉस करते हैं, compared to only 1% of the temperate region की तुलना में हमारा देखने को मिलता है। हमारा टेम्परेचर में 40% फॉरेस्ट हमारा लॉस हुआ है यहाँ पे आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। इन इंडिया की बात करें, एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी की बात करते हैं, फॉरेस्ट कवर 33% हमारा, यानी 30% एरिया जो हमारा लैंड का कवर था फॉरेस्ट के अंदर। बाय द एंड ऑफ सेंचुरी, जो सेंचुरी खत्म होते होते ये लैंड एरिया हमारा कितना 19.4% ही रह गया, जो कि हमारा उल्टे बढ़ना चाहिए था, उल्टे घट रहा है हमारा। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है 1988 जो हमारी कहती है इंडिया, ये कहती है, रिकमेंडेड करती है कि 33% फॉरेस्ट कवर होने चाहिए प्लांट्स के द्वारा, एंड 87% आपके हिल्स पे आपके फॉरेस्ट होने चाहिए, आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे रीजन है डिफॉरेस्टेशन का क्या हमारा, द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू द एग्रीकल्चर लैंड। हम फॉरेस्ट को काट के क्या होते हैं, एग्रीकल्चर लैंड में बदलते चले जा रहे हैं। ट्रीज आर कट फॉर द टिम्बर, लकड़ी काट रहे हैं हमारे टिम्बर के लिए, फायरवुड के लिए, कैटल्स के लिए, कैटल रेंसिंग के लिए, फॉर सेवरल अदर पर्पजेस के लिए। इसके अलावा जुल्म कल्टिवेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हम देखने को मिलते हैं, हमारा जुल्म कल्टिवेशन देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा फॉरेस्ट होता है हमारा, आपको उगाते हैं, उनको जला देते हैं, बर्निंग कर देते हैं, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में देखने को मिलता है ना। तो ये सब चीज़ क्या होता है, सबसिक्वेंस क्या डिफॉरेस्टेशन को कर रहा है हमारा। एनहांस यहाँ पे क्या होते हैं, जब जुल्म कल्टिवेशन करते हैं फसल को करने के बाद को क्या होता है हमारा, और ऐसा मानना था कि जलाने के बाद खेती और अच्छी होती है। तो क्या होता है जब एटमॉस्फेयर में जलेगी तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन करेगी, साथ साथ क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन भी हमारा एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है हमारा। ये जो एनवायरमेंटल कंडीशन में CO2 बढ़ रहा है, इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात भी हमारे कम होते चले जा रहे हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। यहाँ पे जैसे जैसे आप बायोडाइवर्सिटी लॉस, जो आप जंगल को खत्म करोगे तो आपकी बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगी हमारी, ये खत्म होती चली जाती है हमारी। डिस्टर्ब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जो वाटर साइकिल, रेन साइकिल है, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है हमारा। कोजे सॉइल इरोजन हमें देखने को मिल रहा है हमारा, और मैनी लीड टू द डेजर्टिफिकेशन इन एक्सट्रीम एरिया, और धीरे धीरे क्या होते हैं हमारे रेगिस्तान बढ़ते चले जा रहे हैं हमारा। तो ये सब डिफॉरेस्टेशन के कारण हमारा देखने को मिल रहा है हमारा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, रिफॉरेस्टेशन करना है, दोबारा जंगलों को उगाने की जरूरत है हमारा। रिफॉरेस्टेशन प्रोसेस ऑफ रेस्टोरिंग द फॉरेस्ट फॉर वंस एग्जिट बट मोर रिमूव एट द सेम पॉइंट ऑफ द टाइम ऑफ द पास्ट। जितना हमें पास्ट में खोआ है उसको हम और ज़्यादा उगा के उसको हम फॉरेस्टेशन बढ़ा सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन में अकोर नेचुरली इन द डिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, आपको क्या होता है, नेचुरली भी हमें देखने को मिलता है डिफॉरेस्टेड एरिया के अंदर। और यहाँ पे केस स्टडी की गई पीपल्स ऑफ द पार्टिसिपेट इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या इन कुछ
यहाँ पे इन 1731 की बात करते हैं, किंग ऑफ द जोधपुर इन राजस्थान कंस्ट्रक्ट ए न्यू प्लेस, अपने नया महल बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, कट डाउन, उसके लिए उनके जंगलों की लकड़ी की जरूरत थी, तो उन्होंने कट डाउन द ट्री शुरू किया। तो इसको बचाने के लिए क्या हुआ, जो बिश्नोई कम्युनिटी वहाँ पे जो पाई जाती है जोधपुर के रीजन में पाई जाती है हमारा, उन्होंने अपोज किया पेड़ों को काटने के लिए किंग्स के लिए। यहाँ बिश्नोई वोमिन थी जो अमृता देवी का हम नाम करते हैं, उन्होंने पेड़ से लिपट गई उन्होंने के अंदर, है ना, डार्लिंग की जो हमारा किंग, उस किंग्स के खिलाफ जो कि हमारा पेड़ों को चिंता किए बिना उसके कि हमें वो मार देंगे हमारा। यहाँ पे क्या हुआ, राजा यहाँ पे भी नहीं माना उन्होंने क्या किया, उस अमृता देवी को उन्होंने पेड़ के साथ ही क्या किया, हमारा काट दिया, हमारा देखने को मिलता है। हर 3 डॉटर, इसके साथ साथ क्या हुआ, हमारे जो उसकी 3 पुत्रियां थी वो भी पेड़ों से लिपट गई उन्होंने, और 1000 ऑफ अदर बिश्नोई जो कम्युनिटी के थे वो भी उन्होंने क्या हुआ, पेड़ों के साथ लिपट गए, वो मर गए, पर उन्होंने पेड़ों को कटने नहीं दिया, पेड़ों को बचाए रखने को। देखो, नाउअडेज इन हिस्ट्री डू वी फाउंड ए कमिटमेंट फॉर दिस मैग्नीट्यूड हु when human beings sacrifice their life in cause of the environment। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ह्यूमंस ने अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अपने लाइफ को भी क्या किया, हमारा सेक्रीफाइस कर दिया हमारा। अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड्स, फिर उसके उनके अदर्स को जगाने के लिए फिर इसे अवार्ड्स को लाया गया है यहाँ पे। टू इंडिविजुअल टू कमिट फ्रॉम द रूरल एरियाज डेट हैव शो, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोरेज एंड डेडिकेशन टू द प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ। तो ऐसे लोग जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को बचाने के लिए या एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अपना योगदान करते हैं, उनके लिए अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड्स दिया जाता है यहाँ पे। ऐसे ही एक और बात, ये चिपको आंदोलन चला था ऑफ द गढ़वाल हिमालय के अंदर देखने को मिलता है। इन 1974 के अंदर लोकल वुमेन शो इनॉर्मस ब्रेवरी इन प्रोटेक्टिंग द ट्रीज फ्रॉम द एक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर बाय द हगिंग देम। और यहाँ पे कुल्हाड़ी चलाने से बचाने के लिए, जो ठेकेदार से बचने के लिए, वो क्या हुआ, पेड़ों से लिपट गई, कट गई, पर पेड़ों को काटने नहीं दिया। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्लेम टू द चिपको मूवमेंट के साथ पूरी दुनिया से यहाँ पे जुड़ते चले गए हमारा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हमारा दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, रियलाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टिसिपेशन द लोकल कम्युनिटीज़ को जुड़ना होगा हमारा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च इन 1980s टू वर्क क्लोजली विद द लोकल कम्युनिटीज़ फॉर द प्रोटेक्शन एंड मैनेजिंग द फॉरेस्ट। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो जंगलों से बचाने के लिए क्या हुआ, लोकल कम्युनिटीज़ को, जो कम्युनिटी तो उन्हीं को जंगल दिए गए कि तुम इसको यूज भी करो और यहाँ पे फॉरेस्ट को बचाने का काम भी करो। यहाँ पे देखें, इन रिटर्न फॉर देयर सर्विसेज, जो वो जंगल बचाने का काम करते हैं, इसके बदले में उनको क्या मिला हमारा, यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो जंगल के उत्पाद है हमारे, आप उसका यूज कर सकते हो, जैसे कि फ्रूट, गम, रबर और मेडिसिन का यूज कर रहे हैं। एंड थस द फॉरेस्ट कैन बी प्रिजर्व फॉर द सस्टेनेबल। इस तरह से हमारे जंगल लंबे समय तक बच सकते हैं। जो आदिवासियों को, जो उनको ना वहीं पे जंगल में बसा दिया गया, जंगल को बचाते भी थे और उनके संसाधनों का यूज भी करते थे हमारा। तो यहाँ पे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे लागू किया गया, यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ पे एक एक चीज को हमने देखने की बात की। तो यहाँ पे पर्यावरण को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल लागू किया गया हमारा इन 1997 में, जो कि जापान में बना था। इसमें सभी देशों को क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए कहा था कि 1990 के लेवल से 5% कम करने के लिए समय कहा गया कि जो 1990 का लेवल, तो उसे 5% कम लाना है। कब तक, आपको 2008 से लेकर 2012 तक के लेवल पे। तो इसके लिए क्या हुआ, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या हुआ, आपको क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया, आपको याद रखिएगा आपका। और ओजोन के लिए क्या हुआ, कम करने के लिए लेयर को हम मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल लाया गया हमारा। इसके अलावा वर्ल्ड समिट भी की गई हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारा, है ना, यहाँ डेवलपमेंट जो कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था हमारा 2002 के अंदर हमें देखने को मिला था। तो इस प्रकार से कई तरीके के यहाँ पे पर्यावरण को बचाने के लिए कई प्रकार के नियम या प्रोटोकॉल्स लाए गए। तो ये हमने एक एक चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बायोस्कोर चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।